डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से। जामिया के एग्ज़ाम बहुत करीब है, मुझे बताया गया है। उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आज मैंने वीडियो रिलीज़ की है और ये पॉलिटिकल साइंस का है। दोनों बैक टू बैक है, मतलब 2-3 दिन के अंतराल पे। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों के 5-5 साल के पास्ट ईयर पेपर जरूर आपके पास में हो, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस के साथ यू शुड टेक अप दिस एग्जाम। सो लेट अस बिगिन। 2019 के पेपर को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और जैसा आपको पता है कि ये सिंपल डिस्कशन नहीं होगा, इसमें काफी सारे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगे। इसके एक क्वेश्चन के लिंक को पकड़ के हम लोग देखेंगे कि और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए ये सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो DUET हो चाहे CUET हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, CUET एंड ऑल, सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो लेट अस बिगिन। यदि हम एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखें, ये पिछले साल का है लेकिन इस बार भी सेम सिलेबस है जहां तक मुझे बताया गया है। इसमें एक तो ये तो बहुत सिंपल है कि जो आपको अंडर ग्रेजुएट में आपने पढ़ा है 3 इयर्स सिलेबस, वो रहेगा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस CBCS सिलेबस। तो वो तो ऑब्वियस है और अच्छा किया उन्होंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसमें जीके के भी क्वेश्चन रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, कुछ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के मिलेंगे, कुछ करंट इवेंट मिलेंगे, कुछ इवेंट स्पोर्ट्स एंड अदर्स के भी रहते हैं और करंट इवेंट भी रहते हैं। इसके लिए जो मेरी वीकली करंट अफेयर है उसको जरूर देखें, उससे बाहर आने की बहुत कम चांस है। कुछ हो सकता है उससे बाहर आ जाए लेकिन अधिकतर उससे आएंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें रहते हैं। गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है वो इसका पार्ट भी है, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको एज सच नहीं पढ़ना है, आर्ट के लिए अदर्स, इसलिए अलग से देना अच्छा किया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी रहेंगी, वो भी इसका पार्ट है, लेकिन फिर भी इसने बता दिया है कि IR के काफी क्वेश्चन रहेंगे। अब मेरी ये सलाह है, इससे मेरे सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसको कैसे तैयारी करें पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि इसमें अरबिट क्वेश्चन कुछ ज्यादा रहते हैं, करंट अफेयर जीके के क्वेश्चन इधर उधर के रहते हैं। पहले तो ये समझिए, मैं बार बार कहता हूं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, ना कि अरबिट क्वेश्चन की। अरबिट क्वेश्चन की कोई तैयारी नहीं कर सकता है। 100 में से ये मान के चलिए कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे वो 60 से 65 होंगे, जो आप 100% कर सकते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ। ऐसा करने पे 10 से 15 क्वेश्चन आप जरूर गेस कर सकते हैं, क्योंकि उसको लगभग आपको आता होगा, और रिमेनिंग अरबिट को आप ए या BB, CC, D मार दीजिए। उसमें से 1/4 लॉ ऑफ एवरेजेस से ठीक हो जाएगा। आपको इसमें 2 से 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और आपका 75 आ जाएगा। आप ट्रैक कर सकते हैं। लक थोड़ा सा साथ जरूर देना चाहिए। इसके लिए आपको जो रिसोर्सेज हैं इस चैनल पे या इस चैनल के थ्रू, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस यहाँ पे जाएं और जो मैंने पिछले साल निकाला था उसको इस साल हल्का सा मैंने अपडेट किया है, बहुत कम जो एरर थे उसको केवल हटाया है, कुछ टाइपो एरर अदर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो एकदम बिल्कुल रिलेवेंट है इस साल के लिए। वो है एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस ET। ये एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है, आप इसको ले लीजिए। मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो ले लीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर। ये 2 से आपका जो है गाइड में एज सच काम हो जाएगा। देन आप जो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 50 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के 50 क्वेश्चन, IR, ये सब के 50-50 क्वेश्चन जो है मैंने डाले हुए हैं 8 कॉन्सेप्ट पे। आप समझ सकते हैं कि वो करीब 400-500 क्वेश्चन है, वो चैनल पे अवेलेबल है। आप उसको 5 से 6 या 7-8 बार देख जाइए। एक तो ये कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपने एग्जाम गाइड खरीदा हो जो सेमेस्टर एग्जाम की, तो उसका की पॉइंट्स जो है उसको देख जाइए, और जो पास्ट ईयर पेपर जितने भी मैं दे रहा हूं अभी, उन सब को जो है देख जाइए, और इससे रिलेटेड जो MCQ है उनकी ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप मेरे मेंबरशिप ग्रुप में हैं तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नहीं तो किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। लॉट्स ऑफ सिमिलर क्वेश्चन जो आते हैं बस, और कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी नोट बनाइए, थोड़ी बहुत नॉलेज को फिल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए लगातार 10 से 11 बार। सुनने में बहुत हंसी आती होगी, सर बोलते हैं 10 से 11, यस, 10 to 11 टाइम रिवाइज कीजिए, टाइम्स रिवाइज कीजिए, और ऐसा हो जाना चाहिए कि आप जब एग्जाम में जाएं, जैसे आप यदि आपको रॉबर्ट माइकल दिखे तो आपको जो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची आपके दिमाग में बल्ब जल्दी चाहिए। मतलब इस टाइप की आपको जब हो जाएगा, आप रॉबर्ट डल को देखें और आपको पॉलियार्ची बुक यदि याद आए, प्लूरलिस्ट थिंकर याद आए, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है रिवीजन पूरा हो गया। लाइक दैट मैं कहना चाहूँ, बहुत चीज मैं बता सकता हूँ जो कि बल्ब जलनी चाहिए उस टाइप से। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, इसको आप ध्यान में रखें।
अब ये क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि जो डेफिनेटिव आंसर नहीं है। इतना पढ़ने के बाद मैंने तो रिसर्च करके सारे वीडियो आपके लिए बनाए हैं, लेकिन फिर भी लगता है कंफ्यूज करने के लिए दिया है जिसका कोई डेफिनेटिव आंसर ये भी हो सकता है। वो भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है, जब आप देखेंगे, जब वहां आएंगे तो आपको पता लगेगा। वहां पे जो है मुझे जो समझ में आया है मैंने कहा है, बट यू कैन ऑलवेज डू फर्दर रिसर्च यदि आपको इंटरेस्ट हो। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी मस्ट बी मेंटेन इन ऑर्डर टू। देखिए जामिया जो है स्टेट और सिविल सोसाइटी के बारे में काफी पूछता है। 2018, अच्छा एक बात बता दें कि ये 2019 का क्वेश्चन है। यस, ये 2019 का क्वेश्चन है। 2018 का क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन नहीं है। और जिन्होंने भी ये क्वेश्चन मुझे भेजा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है, मैं जरूर कहूंगा 5-6 ने, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड विशेस। ये है कि जो मैंने 2018 के भी देखा कि एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन स्टेट के बारे में थे, जबकि ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये सीबीएसई सिलेबस में है नहीं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप पढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन या मार्क्सिस्ट व्यू भी आप पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे एज सच थ्योरी ऑफ स्टेट आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन इससे क्वेश्चन काफी पूछते हैं। यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है कि स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच में एक फर्क होना चाहिए। मान लीजिए ये स्टेट है और ये जो है वो सिविल सोसाइटी है, समझ लीजिए सिविल सोसाइटी, तो इसके बीच में एक वॉल होना चाहिए। ऐसा क्यों ये कहता है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि स्टेट और सिविल सोसाइटी है क्या। स्टेट तो आपको पता है एक अमूर्त, मतलब इनविजिबल एक इंटिटी है जिसको आप देखते नहीं है। सरकार दिखती है आपको, लेकिन स्टेट जो है उसका एक टेरिटरी होता है, बाउंड्री होता है, उसमें पॉपुलेशन होते हैं, उसकी सॉवरेनिटी होती है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो अपना डिसीजन ले सकता है और उसको गवर्न करने के लिए एक डेफिनेट गवर्नमेंट होती है। इस तरह की जो अवधारणा है टेरिटोरियल, वो स्टेट है। पॉलिटिकल है, वो पूरा पूरा पॉलिटिकल अवधारणा है। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है वो उस जमाने से चली आ रही है, उसमें सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं जो कि स्टेट से थोड़े अलग है, लाइक मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, मार्केट भी आते हैं, समाज आता है, कम्युनिटी आता है। तो वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज आते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, ओपिनियन लीडर आते हैं। वो सिविल सोसाइटी वाइब्रेंट जितना होगा उतना ही डेमोक्रेसी चलेगी, क्योंकि स्टेट जो है उसके अलग कायदे कानून है और सिविल सोसाइटी के अलग। तो यहाँ पे ये है कि प्रिवेंट ऑथोरिटेरियनिज्म मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आंसर है। कि यदि आप स्टेट को पूरा दे देंगे कि सिविल सोसाइटी के मामले में घुस जाए, अब मैरिज कैसे हो, फैमिली में लोग कैसे रहें, आपस में सोशल बिहेवियर कैसे करें, क्या खाए क्या पाए, तो वो टोटलिटेरियन ऑथोरिटेरियन स्टेट है। इन दोनों में एक बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। इसको आप प्राइवेट कह सकते हैं और इसको आप जो है पब्लिक कह सकते हैं। स्टेट को पब्लिक, तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का मतलब ये नहीं कि वो डायकोटमी कोई जो फेमिनिस्ट कहती हैं, लेकिन ये डायकोटमी भी जरूरी है। टू प्रिवेंट ऑथोरिटेरिज्म, राइट आंसर है डी। कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद यू, तो आप चिल्ला के कहेंगे सर ये तो मार्क्सिज्म है। आपको मैंने इतनी बार बताया है बेस सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे जानने की बात यह है कि बेस जो है उनका कहना था कि इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन ये बेस है, और वही डिटरमिन करता है एक सुपर स्ट्रक्चर को, जो कि लॉ है, पॉलिटी है, मीडिया है, कल्चर है, ये सारी चीजें सुपर स्ट्रक्चर में आता है। तो जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा और जो लोग उसमें डोमिनेट करेंगे वही जो है सुपर स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, उन्हीं की आइडिया जो है प्रिवेलिंग आइडिया हो जाएगा, उन्हीं का वर्ल्ड व्यू प्रिवेलिंग वर्ल्ड व्यू हो जाएगा। वही मीडिया चलाएंगे, वही कंट्रोल करेंगे कल्चर, वही कंट्रोल करेंगे डिस्कोर्स को। ये स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का था। स्ट्रक्चर मतलब इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मतलब पॉलिटी, लॉ, मीडिया, कल्चर एंड ऑल। तो ये मार्क्सिज्म का कोर प्रिंसिपल है। लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड एज, ये सिंपली ये सिविल लिबर्टीज है। सिविल लिबर्टीज क्या होता है? राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी जो है, ये जो राइट्स हैं वो आपको आर्बिट्ररी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट से बचाता है। वहीं पे जहां पे एक दीवार खींचता है कि स्टेट वहां इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इंडिया में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, मैंने कई बार आपको बताया है। तो आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट का मायने ये है कि वो इमेजिन करता है, प्लाटो को याद कीजिए, द आइडियल स्टेट, कि कैसा एक स्टेट होना चाहिए। वो रियलिटी में तो हो नहीं सकता है, लेकिन यदि सोचे कि स्टेट
बेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, तो ये आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है। सो इट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ ए परफेक्ट स्टेट। बाकी आप ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, सही आंसर मेरे हिसाब से ये है। डिक्लाइन एंड इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर पेव द वे फॉर। आपको पता है कि रोमन एम्पायर जो है मतलब सेंचुरी एडी से लेके 4-5 सेंचुरी तक जो है बहुत फ्लरिश की थी। एक बहुत बड़ा एम्पायर रोम में बेस था, यूरोप का सबसे बड़ा एम्पायर कह लीजिए। जब वो ध्वस्त हुआ तो जो सोसाइटी बनी, जो स्टेट या सोसाइटी बनी, वो फ्यूडल सोसाइटी बनी। तो इसमें रोमन वर्ल्ड एम्पायर तो कुछ हुआ नहीं, ट्राइबल स्टेट नहीं बना, सिटी स्टेट तो बने, सिटी स्टेट भी उसके बाद हुए, लेकिन जो मेन था कि मेरे अनुसार से कि फ्यूडल स्टेट बना, जिसमें कि फ्यूडलिज्म जो है एक लेयर्ड सॉर्ट ऑफ ऑथोरिटी, कि नाइट होगा, लॉर्ड होगा, बैरन होगा, और फिर उसके ऊपर किंग होंगे, और फिर जो एम्परर होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्क एज ए कैटलिस्ट फॉर द राइज ऑफ। अब ये है कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19th सेंचुरी में हुआ। इसके पहले जो है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पहले जो है रिफॉर्मेशन या रिलीजियस रिवॉल्यूशन हुआ, फिर इनलाइटनमेंट आई। ये सब ने मिलकर मॉडर्निटी को जन्म दिया, और मॉडर्निटी का जो सबसे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था मॉडर्न नेशन स्टेट था। तो सही आंसर होगा इसमें कि इट बिकेम द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को बहुत जल्द कर देता है। मतलब कोई चीज यदि 2 दिन में होने वाला है, आप यदि कैटलिस्ट डाल दीजिए, केमिकल रिएक्शन से आता है ये, तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को बहुत क्विकली कर देता है। तो कैटलिस्ट बन गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मॉडर्न नेशन स्टेट बनने के। बी इसका सही आंसर होना चाहिए। अब ये लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बहुत आसान है और आपको पता भी है। द आर्गुमेंट एडवांस्ड बाय ब्रिटिश इंपेरियलिज्म दैट नेचर हैज असाइन्ड द white races the task of spreading the enlightenment among the non-white people by ruling over them is represented by। बेसिकली एक, अब ये ब्रिटिश लोग तो ऐसे होते हैं ना कि वो कोई किसी को मर्डर भी करेंगे तो उसका कुछ लॉजिकल या फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन देंगे। तो उन्होंने कॉलोनियलिज्म के लिए, कि हम कॉलोनीज क्यों बनाते हैं, उन्होंने एक लॉजिक क्रिएट किया वहां के फिलोसफर लोगों ने, कि ये जो है ना जो रेस है जो इंडिया और इन सब जगह अफ्रीका में, वो सब पिछड़ गए हैं। तो हम तो भाई हैं, तो उनको हमें ऊपर लाना है। ये हमारा बर्डन, हमारे ऊपर गॉड का जो है एक कर्ज है कि हमको अपने भाइयों को उन पे पहले शासन करना है, उनको सभ्य बनाना है, फिर शासन उनके हाथों में सौंप देना है। इसको उन्होंने व्हाइट मैंस बर्डन जो है थ्योरी दिया, कि ये जो है गोरे लोगों का एक तरह का बोझ है, ऑब्लिगेशन है मोरल, कि वो जो है जो काले लोग हैं या ब्राउन लोग हैं उनको सभ्य करें, सिविलाइज करें, और फिर उसको शासन सौंप दें। इसको सिविलाइजेशन मिशन भी कहा गया। तो व्हाइट मैन बर्डन। यहाँ पे एक वर्ड आया है पैगनिज्म, कई बार आपको पॉलिटिकल साइंस में आ गया। पैगनिज्म जो है क्रिश्चियनिटी के पहले जो ट्राइबल रिलीजन था रोम एंड अदर्स में ना, उसको पैगनिज्म कहते हैं। कई लोग उसको बहुत विग्रस मानते हैं, और कई ऑथर का, जैसे कि मैकियावेली का कहना था कि पैगनिज्म में जो जोश था वो क्रिश्चियनिटी ने उसको फीबल, वीक, कमजोर बना दिया। तो पैगनिज्म वो है। The practice under which the consolidation of nation state within a territory led to the capture and domination of other countries and territories termed है। ये तो सीधा कोलोनियलिज्म है। नियो कोलोनियलिज्म तो आपको पता है कि वो मतलब कि न्यू फॉर्म में, वो ऐसा नहीं है। पोस्ट कोलोनियलिज्म ये है नहीं, और लिबर्टेरियनिज्म तो अलग थिंकिंग है। तो ये कोलोनियलिज्म बचता है। इस तरह के क्वेश्चन का एक टिप्स ये है कि आपको पढ़ने में मुश्किल लगेगा कि ये क्या है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको कोलोनियलिज्म छोड़ के कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि इसका आंसर हो सकता है। गैटिनो मोज़्का इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि मोज़्का, सी राइट मिल्स और पैरेटो, ये तीनों ने इलीट थ्योरी दिया है, जो सबसे प्रोमिनेंट दिया, तो और लोगों ने भी है। ये आपको तीनों याद कर लीजिए, मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में भी काफी इसको प्रोमिनेंटली हर जगह बताया है। तो इसमें मोज़्का ने जो है, ये भी परहैप्स इटालियन ही थे मुझे लगता है, पैरेटो भी इटालियन थे। मोज़्का ने जो है बुक लिखा है द रूलिंग क्लास, और उसी में उन्होंने अपनी इलीट थ्योरी बताई है। और सी राइट मिल ने जो है वो पावर इलीट नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्हें इलीट थ्योरी दिया। और विल्फ्रेड पैरेटो ने एस्से लिखा था सर्कुलेशन ऑफ इलीट, उसमें उन्होंने इलीट थ्योरी अपना दिया है। अब लेसेस फेयर, इसका तो प्रोनाउंसिएशन मैं सही नहीं कर रहा हूँ, ये फ्रेंच वर्ड है, तो इसको लेसे फेयर कह सकते हैं आप, या और भी अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। लिसेज, हम लोग इंडिया में इसको लिसैज फेयर कह सकते हैं। तो लिसैज फेयर अपहोल्ड्स
ये बेसिकली ये क्या है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये लिबरलिज्म में भी आता है। जो लिबरल नोशन ऑफ स्टेट जो है वो लिसाज फेयर स्टेट है, मतलब जो कुछ भी इंटरवीन ना करे सिविल सोसाइटी में या मार्केट में, टैक्सेशन नहीं लगाए, नाइट वॉचमैन स्टेट, मतलब चुपचाप से इकोनॉमिक एरिना में ना वो ज्यादा दखल ना दे, जो लिबर्टेरियन जिसको मानते हैं कि लो टैक्स करे, जितना उसको काम पैसा चाहिए उतना ही करे, और लोगों के जीवन में भी दखल ना दे, और इकोनॉमिक मैटर में तो बिल्कुल ना दे। तो यहाँ नॉन इंटरवेंशन सब तो सब में है। तो आप ये देखिए किस फील्ड में, तो फॉरेन अफेयर में नहीं, फॉरेन अफेयर में करना है, डिफेंस में करना है, फॉरेन अफेयर में इंटरवेंशन तो हो ही नहीं सकता है। तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में केवल जो नॉन इंटरवेंशन है, वैसे केवल ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लिसाज फेयर स्टेट जो है वैसा है जो कि आपके अदर मामले में भी टांग नहीं अड़ाता है। ये इंटरवेंशनिस्ट स्टेट का उल्टा है लिसाज फेयर स्टेट। अनडिस्गाइज्ड, इसलिए सही आंसर इसमें मेरे हिसाब से है सी। यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूं, कई बार होता है कि मैं जोश में बोलते बोलते मैं बता रहा हूँ कि क्या है, और मैं फिर बोल जाता हूँ कि सही आंसर है बी, और आप में से कुछ लोग इसको पॉइंट आउट करते हैं, मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन मैं आशा करूंगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन पे जाएं, और लास्ट में जो मैं लिख देता हूँ बी सी, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। Undisguised open military rule occurs when a military coup leads to officers forming a, मतलब देखिए कहना क्या चाहता है कि जब एकदम एक ओपन मिलिट्री शासन होती है, कोई छिपा उपा हुआ नहीं कि हम डेमोक्रेसी के नाम पे मिलिट्री शासन कर रहे हैं या इनडायरेक्ट कर रहे हैं, और उसमें मिलिट्री ऑफिसर कू करते हैं और बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पंचायत तो कह नहीं सकते हैं, सिविलियन गवर्नमेंट कैसे होगा, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों होगा? थियोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है जो रिलीजियस होता है, जो पंडित और मुल्ला मिलके जिसको गवर्न करते हैं, मान लीजिए कह लीजिए राज, जैसे कि जैसे मुगल काल या सुल्तान, दिल्ली सुल्तान थे, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो ये जो है हुंता है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको पढ़िएगा जुनता, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इसमें एच छिपा हुआ है, हुंता। और ये हुंता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो अपने बगल में म्यांमार है, जहां पे कि हुंता ने काफी सालों तक शासन किया, इससे पहले कि आंग सान सू की ने वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की। अभी भी शायद हुंता ही फिर से आ गई है। तो सही आंसर है बी, हुंता। मुसोलिनी डिस्क्राइब द फासिस्ट स्टेट एज, अब ये एक पहला क्वेश्चन है जिसमें कि मैं भी कंफ्यूज हूं, मैंने खोजा भी, आपके लिए रिसर्च किया, ऐसा कुछ मिलता नहीं है मुसोलिनी कैसे। लेकिन देखिए, मुसोलिनी खुद फासिस्ट स्टेट को क्यों ऑथोरिटेरियन बोलेगा, टोटलिटेरियन बोलेगा, डिक्टेटरशिप बोलेगा? प्रोलेटेरिएट का तो बिल्कुल नहीं बोलेगा वो, मार्क्सिज्म से। तो ये है कि अपने को तो वो डेमोक्रेटिक बताएगा ही ना, कि हमारा जो फासिस्ट स्टेट है वो एकदम सुपर डेमोक्रेटिक है। इसलिए मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन देख के इसका आंसर ए ही हो सकता है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज सेलेक्टेड बाय, अब ये बहुत आसान है, आपको पता है हम लोग के यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो लेजिस्लेचर से आते हैं। उनको यदि वो बाहर से आते भी हैं तो 6 महीने के अंदर उनको लेजिस्लेचर बन जाना पड़ता है, इसलिए वो लेजिस्लेचर से ही निकलते हैं। इसी चलते इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, जो कि प्रेसिडेंशियल में बिल्कुल अलग अलग रहता है। ये पार्लियामेंट्री का एक थोड़ा सा डिमेरिट जैसा है। अब देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इन्होंने पूछा, तो आपको ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी पूछ रहे हैं। बहुत ही बैलेंस्ड क्वेश्चन है इस मायने में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता क्या है, जैसे अमेरिका में है, वहां पे जो लोग हैं दो वोट करते हैं, एक लेजिस्लेचर को चुनने के लिए इंडिपेंडेंटली, और एक अपने एग्जीक्यूटिव को जो हेडेड बाय प्रेसिडेंट होता है इंडिपेंडेंटली। और प्रेसिडेंट जो है वो निर्भर नहीं होता है मतलब कि इसके लिए कि वो लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस हमेशा जीतता रहे, जैसा कि इंडिया में होता है या पार्लियामेंट्री फॉर्म में, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, वो बिल्कुल एकदम सेपरेट होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये कहता है कि इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस आर सेलेक्टेड टुगेदर। तो टुगेदर नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट होता है। जनता जो है इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट करती है, बाकी तो ठीक नहीं है। तो सही आंसर मेरे हिसाब से बी है, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच आर सेलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। द रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर एज ए डेलीगेट, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3-4 मॉडल उसके हैं, एक डेलीगेट मॉडल है, एक ट्रस्टीशिप मॉडल है, और भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ऐसा पढ़ाया है नहीं। उसमें से डेलीगेट एंड ट्रस्टीशिप मॉडल को यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। डेलीगेट मॉडल क्या होता है कि जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, मान लीजिए आपने अपने कंस्टिट्यूएंसी से किसी एमपी को चुना, तो एक बार यदि आपने चुन लिया ना, तो आप ये मत आशा कीजिए कि आपका वो डेलीगेट है, मतलब आपका वो एकदम
इन टोटो मैकेनिकली जो आप कहेंगे आपके कंस्टिट्यूएंसी की बात ही केवल पार्लियामेंट में उठाएगा, वो पूरे राष्ट्र के बारे में सोचेगा और अपना जो करना होगा आपका वो ट्रस्टी जैसा हो जाता है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए और वो सब पूरे राष्ट्र के लिए है। और एक डेलीगेट मॉडल जो है वो ये कहता है नहीं, तुम एकदम बिल्कुल मैकेनिकल वे में अपने कंस्टिट्यूएंसी के जो लोग कह रहे हैं बस उसी बात को तुम जो है लेजिस्लेशन में उठाओगे, ये डेलीगेट बहुत बांध देता है उसको। तो सही, इस डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर होगा कि comprises of representative acting as mechanistic agent of their constituency, ये इसका सही आंसर है। बाकी सबको पढ़ लीजिएगा, वो सही आंसर नहीं है। यहाँ ट्रस्टीशिप आप पढ़ लीजिएगा, ये उसका उल्टा है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेलीगेट क्या है और ट्रस्टीशिप क्या है, और दोनों किसने दिया है ये भी पूछ सकते हैं। ट्रस्टीशिप मॉडल एडमंड बर्क ने दिया था, जो कंजर्वेटिव, एक फेमस कंजर्वेटिव थे थिंकर, इंग्लैंड के या कह लीजिए यूनाइटेड किंगडम के थे, तो शायद ये स्कॉटलैंड के। और डेलीगेट मॉडल जो है ये जॉन स्टुअर्ट मिल के फादर जो जेम्स मिल थे उन्होंने इसको प्रपोज किया था। तो ये दोनों नेम भी आप याद रख सकते हैं। नाउ पॉलिटीज कमिटमेंट टू, पॉलिटी क्या है वो आगे क्वेश्चन इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पॉलिटीज कमिटमेंट टू, यहाँ उसको पॉलिटिकल समझ सकते हैं। पॉलिटीज कमिटमेंट टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉमनली रेफर। अब ये इतना ऐसा क्वेश्चन है कि आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको इसको छोड़ के कुछ आप मार ही नहीं सकते हैं। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आपको भरोसा है, कमिटमेंट है, आप उसको अपना एक होली ग्रंथ मानते हैं और उसी के बेसिस पे राज काज यदि आप चलाते हैं तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। और नहीं यदि उसको आप धत्ता बताते हैं, उसको आप एक तरह से अंगूठा दिखाते हैं और कहते हैं कि बरे उसमें जो भी है वो तो किताबों में लिखी है, जैसे हमें चलाना होगा, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम और पार्टी सिस्टम के बीच के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। इन ए सिंगल मेंबर प्लूरलिटी इलेक्टोरल सिस्टम, ये जो नाम है ना, ये तो बड़ा आपको देख के लगेगा, मैंने तो इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ा है कि ये तो बड़ा कुछ टफ टाइप का है, लेकिन इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP। इसमें जो प्लूरलिटी वर्ड है, प्लूरलिटी, इसका मायने क्या होता है कि प्लूरलिटी जो है मेजोरिटी का एक तरह से अल्टरनेटिव है। एक तो है कि आपको 50% से अधिक वोट यदि आता है किसी कंस्टिट्यूएंसी में तो आप मेजोरिटी वोट लाते हैं, लेकिन प्लूरलिटी वोट का मतलब यह है कि आपको 25% आए, 30% आए, सबसे ज्यादा यदि आपको आया तो आप जीत गए। इसको प्लूरलिटी वोटिंग बोलते हैं। और सिंगल मेंबर का मतलब क्या होता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी में एक ही आदमी इलेक्ट होता है। तो अब इन दोनों को जानेंगे, जैसे ही आप जान जाएंगे तो आप इसका आंसर दे देंगे। तो इसमें क्या होगा कि द सीट इज अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट हु रिसीव्स प्लूरलिटी ऑफ वोट्स, नॉट मेजोरिटी ऑफ वोट, नहीं जैसे इंडिया में होता है। आप देखिए बीजेपी जब जीती 2014 में, तो प्लूरलिटी ऑफ वोट के चलते ओनली 31% वोट के चलते उसने जो है 50% से ज्यादा जो है सीट ले आया पार्लियामेंट में। तो ये प्लूरलिटी सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सी इसका सही आंसर है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको कहता है, उसमें प्रोपोर्शनैलिटी होती है सीट और वोट के बीच में, वही पूछा जा रहा है। द क्लोजनेस विथ विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट इज टर्म्ड एज, मतलब जितना आप वोट लाते हैं लगभग उतना ही आपको सीट मिलता है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप गौर से जो है केवल अल्टरनेटिव को पढ़ेंगे तो क्या कभी डिसप्रोपोर्शनैलिटी पे मारेंगे क्या? नहीं। मेजोरिटेरियनिज्म कैसे हो जाएगा ये? और ये जो है डिसकॉम्बोबुलेशन, ये तो एक तरह का डिस्कम्फर्ट होता है, कोई आपको उस पोजीशन में डाल दे जहां कि आप कुछ बड़बड़ाने लगे, तो वो होता है। तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी इज द ओनली वायबल आंसर। अब आइए डोमिनेंट पार्टी सिस्टम को, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये डूवर्जर ने भी इस टाइप का दिया है, सार्टोरी ने भी दिया है। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम वो है, याद कीजिए, जो कांग्रेस जैसे फर्स्ट 20 ईयर में आजादी के बाद से था, वो ऐसा है जहां पे कि एक पार्टी को कंसिस्टेंटली काफी सालों तक मेजोरिटी ऑफ सीट मिलता है, मेजोरिटी ऑफ वोट मिलना तो FPTP में जरूरी नहीं है। तो यहाँ यदि आप ये जान गए तो आप समझ लीजिए कि वन लार्ज पार्टी विथ ए मेजोरिटी अबव द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, above the, कुछ लैंग्वेज में ठीक नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ 50% सीट फॉर प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड मतलब एक लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यही इसका मेरे अनुसार से सबसे है, क्योंकि 50% ऑफ वोट तो मिलता नहीं है। टू लार्ज नहीं, इसमें एक ही होता है, टू लार्ज नहीं एक पार्टी, इसलिए बी होगा। इसमें भी एक एम्बिगुअस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं जो क्लियर क्वेश्चन है। A party system with several or many parties where none approach 50% of votes and seat is correct, मतलब बहुत सारे पार्टी हैं,
तो आप समझ सकते हैं ये तो अगेन इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता है मल्टी पार्टी सिस्टम छोड़ के। क्या ये बाइपोलर होगा? कुछ नहीं। जहां सेवरल और मेनी पार्टी है तो बाइपोलर नहीं है, टू पार्टी होगा नहीं, डोमिनेंट पार्टी तो एक होता है। तो ये मतलब ये कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन है, केवल गौर से आपको ध्यान से केवल ऑप्शंस को पढ़ने हैं। An interactive process concerning the transmission of information among politicians, the media and the public, यही लोग में तो होती है ना कम्युनिकेशन। और ये क्या है? ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है और कुछ नहीं। अगेन इसको आप प्रोपेगेंडा कैसे कहेंगे? क्यों भाई? पॉलिटिशियन और मीडिया यदि पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो प्रोपेगेंडा तो हो नहीं। प्रोपेगेंडा तब होता है जब एक झूठ का प्रचार होता है, तो इसलिए प्रोपेगेंडा नहीं है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग ये तो है नहीं, तो कम्युनिकेशन है। और यहाँ पे अगेन एक इंग्लिश का वर्ड है स्कल्डुगेरी। तो स्कल्डुगेरी जो है वो भी एक तरह की शायद ये पॉलिटिकल बकवास जैसी बातें हैं स्कल्डुगेरी। तो ये भी जो है वो नहीं है, मतलब या आप कह लीजिए मिसचीफ जैसा ये भी नहीं है। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मतलब अगेन ये है कि जब चारों को आप पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स इस वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं होगा तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या है, कहीं कोई टेक्निकल वर्ड तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो पढ़ के ही आपको लगेगा कि यही सही है। अब ये मैं कह रहा था कि ये थोड़ा सा एक अरबी टाइप की क्वेश्चन है, मतलब जो जो सेकंड ये क्वेश्चन हम लोग ऐसा देख रहे हैं। अब ये कहता है व्हेन बोथ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ए सर्टेन पॉलिसी आर कंसंट्रेटेड, a government may be confronted with a position of rivaling interest group this signal। अब देखिए ये इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। इसके ऑप्शन तो बड़े अब ये हैं, अब आगे देखेंगे हम लोग। आप देखिए मान लीजिए कि कहीं पे एयरपोर्ट बन रही है। अब मान लीजिए ये एयरपोर्ट का ये जो है पट्टी है यहाँ बन रही है। अब इसके आसपास में जो है कुछ विलेजेज हैं, कुछ ट्राइबल लोग रह रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए क्या होता है कि ये इन लोगों को तो लॉस ही लॉस है। अब यहाँ इंडिया में तो आप बोलेंगे अरे एयरपोर्ट बन रहा है तो उनको बहुत फायदा होगा। इंग्लैंड और अदर में तो लोग इस पे रोड पे निकल आते हैं क्योंकि यहाँ नॉइज होगी, यहाँ पे पूरा रोड बनेगा, इनको विस्थापित किया जाएगा, तो इनको लॉस है। मतलब जो ये लोग हैं वो लूज कर रहे हैं। और मान लीजिए कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक शहर है या 10-20 किलोमीटर दूर, वहां पे बहुत एफ्लुएंट लोग रह रहे हैं एक पॉकेट में, उनके लिए अभी बहुत दूर है एयरपोर्ट 100 किलोमीटर, तो उनको बेनिफिट है। तो बेनिफिट जो है वो कंसंट्रेटेड है एक पॉकेट में और लॉस कंसंट्रेटेड है। ऐसे में कोई रिकंसिलेशन नहीं हो सकता है कॉस्ट बेनिफिट का, क्योंकि एक साइड लूज करेगा, दूसरा साइड जो है वो गेन करेगा। आप दोनों को मतलब ऐसा डिफ्यूज नहीं है समाज में कि कुछ लोग लूज कर रहे हैं कुछ लोग गेन कर रहे हैं, तो सब मिलजुल करके चलेगा। तो ऐसे में इंटरेस्ट ग्रुप बन जाएगा। अब एक इंटरेस्ट ग्रुप इनका बनेगा, एक इंटरेस्ट ग्रुप इनका बनेगा। ये बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हम टैक्स देंगे तो इससे जो है ग्रोथ होगी। ये लोग कहेंगे कि हमारा तो पूरा जमीन छीन जाएगा, हमारा लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, नॉइज पॉल्यूशन होगा एंड ऑल। तो इसको इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिटिक्स बदल जाती है इसमें, और सरकार को बहुत दिक्कत होती है इसको रिकंसाइल करने में। मेरे अनुसार से यही इसका सही आंसर है। वैसे मैं जो कह रहा हूं कि ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग और नो डेफिनेट आंसर वाले क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन, डिस्कशन, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ फिजिबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर कोपिंग अप होगा, कोपिंग अप विथ पॉलिसी प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज। अब ये देखिए ये जो है ये जो पूरा प्रोसेस है ना, यही पॉलिसी बनाने का प्रोसेस है। अब यहाँ पे एडॉप्शन तो होगा नहीं, रिजेक्शन क्यों होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अभी तो बनी ही नहीं है, तो इसलिए सही इसमें सी है। The absence of restraint on the actions of individual in utter disregard of the interest of other individual is termed as। मतलब इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, जॉन लॉक ने भी दिया था कि हमको स्टेट ऑफ नेचर में हमें लिबर्टी है, लाइसेंस नहीं। मतलब हमको लिबर्टी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई स्टेट नहीं था, पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं था, लेकिन क्या इसका मतलब थोड़ी है कि आप किसी का मर्डर कर देंगे, करेंगे तो दूसरा भी करेगा। तो लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस मतलब क्या? जैसे कि आपको रिवॉल्वर का लाइसेंस मिलता है, उसी से लाइसेंस भी आया है। तो आपको उसको यूज करने का पावर मिल जाता है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए लाइसेंस जो वर्ड है वही इसको दर्शाता है कि जब आपको कोई रेस्ट्रेंट आपके एक्शन पे नहीं है और आप कुछ भी कर सकते हैं और दूसरे के बिना सोचे समझे कि उस पर क्या होगा, तो ये एक निगेटिव वर्ड है। मतलब कि किसी को भी, गवर्नमेंट को भी कोई लाइसेंस नहीं है, किसी इंडिविजुअल को भी कोई लाइसेंस नहीं है। हम सभी जो है इससे बंधे हुए हैं कि हमारे एक्शन से किसी दूसरे को हार्म ना हो, जो कि जेएस मिल ने कहा हार्म प्रिंसिपल से। सही आंसर सी है, लाइसेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इज ए बुक। अब यहाँ पे ये खुद गड़बड़ हो गए हैं। ये बुक का नाम है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, तो टू तो यहाँ छूट गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ईसाया बर्ली ने लिखा। अब ये जो क्वेश्चन सेटर है वो बहुत ही मजेदार आदमी है। चलिए कुछ ह्यूमर भी देख ले। वो लिखता है ईसाया पेरिस। क्यों लिखता है? क्योंकि उनको लगा कि बच्चे जो बहुत कम पढ़ते हैं वो बर्लिन को कोई टाउन समझ लेंगे, जैसे बर्लिन
जर्मनी की राजधानी है तो फ्रांस की राजधानी लिख देते हैं एसया पेरिस। तो इन्होंने कोशिश किया है थोड़ा सा क्वेश्चन को, ऑप्शन को ऐसा बनाने का कि बच्चे कंफ्यूज करें। तो एसया बर्लिन जो है इसका सही आंसर है। A set of rules of good conduct which exist independently of conventional law। अब इसमें भी मैं थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुआ, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी यदि आप पढ़ेंगे, मैंने आपके लिए फिर से आज देखा, तो वो एक तरह का सहने वाली और नेचर के साथ कैसे आप तारतम्य बिठा करके अपने लिमिट में जीवन, इथिकल, जो इथिकल वर्च्यू जो एरिस्टोटल ने भी कहा, उस टाइप से कैसे आप जो है एक हैप्पी वर्चुअस लाइफ लीड कर सकते हैं, वो है पैट्रिस्टिक डॉक्ट्राइन। तो ये समझिए कि फाउंडेशनल डॉक्ट्राइन है क्रिश्चियनिटी का। और ये आर्टिफिशियल लॉ तो है नहीं, ये बेसिकल नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ मतलब क्या होता है, जब कोर्ट में भी आप जाते हैं तो कोर्ट कहता है कि भाई ये नेचुरल जस्टिस है, ये नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ से मतलब कि झूठ नहीं बोलना है, किसी की बिना किसी कारण हत्या नहीं करनी है। अब इसके लिए ना कोई ये ऐसा है बाय नेचर जो है, हमें गॉड ने ये सेंस दिया कि सब नहीं करना है, यदि ऐसा करेंगे तो हम नहीं रह सकते हैं। कन्वेंशनल लॉ वो होता है जो समाज बनाती है, जो समाज और समाज की जो स्टेट होती है, गवर्नमेंट होती है, वो बनाती है, वो कन्वेंशनल या पॉजिटिव लॉ जिसको बोलते हैं। और उसके इतर जो है एक नेचर का लॉ है जो सार्वभौम है, मतलब यूनिवर्सल है और उससे कोई परे नहीं है, और उसी को कंफर्म करते हुए हम कन्वेंशनल लॉ भी बनाते हैं। ये दो आसान क्वेश्चन है 27, 28। A pattern of consumption of goods and services designed to display the position of wealth and a high standard of living is termed as। इसको समझिए पहले क्या है, ये बहुत ही इजी इंग्लिश का भी वर्ड अब बन चुका है इकोनॉमिक्स में। जैसे किसी ने पार्टी थ्रो किया अपने बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पे और पूरे शहर के गणमान्य व्यक्ति को बुलाया और पूरा लाविश, मतलब पॉम्प शो, केवल ये दिखाने के लिए हम कितने राइज कर चुके हैं लाइफ में, कितना हमारे पास में वेल्थ है और कितने कनेक्टेड हम हैं। तो इस टाइप का जो कंजम्पशन होता है, खर्च होता है, उसको कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन बोलते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड इंग्लिश का बहुत अच्छा वर्ड है, आपको हमेशा यूज करना चाहिए। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है एकदम जो ऑब्वियसली दिखे, जिससे कि आप बच नहीं सके। जैसे किसी ने यदि मान लीजिए कि पीला पैंट और ऑरेंज काइंड ऑफ शर्ट पहना हुआ है, तो और एक चश्मा अजीब टाइप का पहना है, तो वो कॉन्स्पिक्यूअस होगा, मतलब उससे उसको आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं। तो ना नजरअंदाज करने वाला जो कंजम्पशन होता है वो ऐसा ही होता है, उसको शो ऑफ भी हम लोग बोलते हैं। The directive principle of state policy as enshrined in the Indian Constitution are placed in। तो ये जो है, सॉरी इसमें लिख देता हूं, चलिए बी है ये। और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंस्ट्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में है, ये तो आपको छूटते हुए बोलना चाहिए पार्ट 4 में। और यहाँ पे एक और चीज आपको बोलना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में है। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में डीपीएसपी, बिल्कुल याद कर लीजिए। और ये भी याद कर लीजिए कि जो आर्टिकल हैं वो 36 से लेकर के 51 तक जो है डीपीएसपी में हैं। और फंडामेंटल राइट मुझे लगता है शायद 12 से शुरू हो जाती है, तो 12 से लेकर के और 35 तक होगी या 32 तक, अभी चेक कर लीजिएगा। ये 32 तो है ही, लेकिन 35 तक हमको लगता है शायद है। एनीवेज, अंडर आर्टिकल 249। अब 249 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कहता है कि एक कंडीशन में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकता है। आपको यहाँ पे पता है, फिर से एक बार बोले, एक बार याद कर लीजिए। 7th जो शेड्यूल है, 7th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें 3 लिस्ट है। एक है स्टेट लिस्ट, एक है सेंट्रल लिस्ट और एक है कनकरेंट। इसको आप सेंटर कर लीजिए तो इसको कॉन्कर कर लीजिए, सेंटर एंड कॉन्करेंट। अब स्टेट लिस्ट जो है उस पे स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट पे जो है वो पार्लियामेंट बना सकती है, और कनकरेंट पे दोनों बना सकते हैं। यदि कनकरेंट पे पार्लियामेंट भी बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी, तो पार्लियामेंट का जो है सुपरसीड करेगा, मतलब वो वैलिड रहेगा। अब ये 7th शेड्यूल में ये सब बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 249 आर्टिकल ये कहता है कि जब राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से रिजॉल्व करे, रिजॉल्व मतलब कि एक रिजोल्यूशन पास करे कि इट वुड बी प्रूडेंट, मतलब बुद्धिमानी होगा कि पार्लियामेंट जो है एक ऐसे सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करे जो स्टेट लिस्ट में है इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो ऐसा कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। तो ये आर्टिकल 249 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसके अलावा भी क्या कोई कंडीशन है, मतलब और भी शर्त जहां पे कि पार्लियामेंट कर सकती है। यस, इसके अलावा 3 और है, और ये
परसों ही मैंने जो आपको तीसरा पार्ट बताया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको एक टिप्स मैं यहाँ दे दूं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घूम रहा है, ये कॉमन क्वेश्चन है कि किन कंडीशंस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे बना सकती है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन राज्यसभा पासेज ए रिजोल्यूशन, ये तो आर्टिकल 249 के तहत इसमें हो गया। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, जब आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगी हो। व्हेन स्टेट मेक ए स्टेट, दो या दो से अधिक स्टेट मिल करके जब एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि हमारे लिए आप बना दीजिए, तो उन स्टेट के लिए पार्लियामेंट बना सकती है। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मान लीजिए इंडिया बांग्लादेश के बीच में कोई होता है, तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड सब्जेक्ट या जो जो राज्य की सीमाएं मिल रही हैं उस बॉर्डर से, उसको लागू करने के लिए यहाँ पार्लियामेंट बना सकती है। यह आपको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, कुछ आर्टिकल भी और कुछ प्रोविजंस भी। आइए 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन। तो ऐसे नहीं भी कहता कि आर्टिकल 52, तो आप तो जान गए। तो चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? ये प्रेसिडेंट है। उसी के नाम पे जो है पूरा शासन होता है। वैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो करते हैं, लेकिन जो जिनके नाम पे सब कुछ होता है वो प्रेसिडेंट है। 31 नंबर, आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 125 मेक्स प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ, यहाँ मुझे लगता है कि आर्टिकल 124 होना चाहिए था, क्योंकि 125 जो है वो तो सिंपली जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में है, जबकि 124 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन फिर भी चलिए 124 ही मानते हुए हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहेंगे। इलेक्शन कमीशन जो इंडिया की है वो उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? ये अच्छा क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। पहले एक ही इलेक्शन कमीशन होते थे, उनको इलेक्शन कमिश्नर कहते थे, बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते थे। बाद में उनके एक तरह से पर को कतरने के लिए जब सेशन थे तो सरकार बहुत डर गई थी, पता है आपको क्यों, ऑब्वियस रीजन से। तो दो और उनको समझिए एक तरह से कंट्रोल करने के लिए दो और इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए। तो अब जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये सही है। बाकी तो थोड़ा सा पिकुलियर टाइप के इन्होंने बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं बना पाए, तो सही आंसर जो है इसमें सी है। ये सब इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, आसान आसान क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 148 के तहत कौन सा अथॉरिटी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मैंने अपने एग्जाम गाइड में कई ऐसे अथॉरिटी दिए हैं जो, जैसे इलेक्शन कमीशन किससे होते हैं अपॉइंट, चीफ जस्टिस जैसे 124 आपने देखा, इलेक्शन कमीशन 324 है। इसी तरह से कंट्रोलर 148 जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। आप इसी तरह 76 में, मेमोरी से बोल रहा हूँ, ये जो है जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो 76 से आते हैं। इस टाइप का आपको याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा सा ट्रिक खेला है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यदि आप सावधान नहीं है, एक टिप्स और आपको देता हूँ, ऐसा बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट करते हैं। उन्होंने हड़बड़ी में देखा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बोला वाह ये आंसर सही है, और वो देखते भी नहीं है कि यहाँ पे ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। कंट्रोलर लिखा है, नीचे सही है कंट्रोलर होता है। अब कम इसमें MP है, इसमें N है। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोलर। कंट्रोलर और कंट्रोलर में फर्क है, आप जाके डिक्शनरी में देखिए, ये सब लीगल टर्म है जो इंग्लैंड से आया है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG का सही जो एब्रीविएशन है वो ये है, ना कि ये, इसलिए ये सही नहीं है। आंसर इसमें B, ध्यान रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए सेलेक्ट होता है? ये तो कोई बच्चा भी बताएगा, आप लोगों में से भी कोई, सभी जानते होंगे कि 5 साल के लिए। इंडिया में सभी लोग 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, कुछ कुछ छोड़ के, लाइक UPSC के मेंबर चेयरपर्सन 6 साल के लिए। यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ, अब यहाँ ये क्वेश्चन तो अब जो है ये इसमें चारों ऑप्शन गलत हो गए, लेकिन उस समय सही होंगे। 2019 का क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो है अब हो गए हैं 28 स्टेट, एकदम इसको याद कर लीजिए, और 8 UTs। ऐसा क्यों हुआ? पहले जो है 29 + 6 था, तो अब क्या हुआ, एक स्टेट गायब हो गया जम्मू कश्मीर, और 2 UT जो है हो गए, एक के बदले, मतलब कि वो 2 UT में बदल गए। वो JNK एक UT है, लद्दाख एक UT है, तो इसके चलते UT जो है वो बढ़ गया 2 से। अब यहाँ पे आइए फिर से एक बार रिट, मैंने आपको इतना डिटेल में पिछले में बताया है, तो अब इस पे रुकने की जरूरत नहीं है। सर्टियोररी आपको पता है, वो एक ऐसा रिट होता है। सर्टियोरी और प्रोहिबिशन में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। प्रोहिबिशन, फिर से सुनिए, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब रोकना, वो यहाँ पे लिखा गया है।
पहले प्रोहिबिशन को हम लोग डिस्कस करें। प्रोहिबिशन इज ए रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू रिस्ट्रेन, इनफैक्ट हाई कोर्ट भी कर सकता है, टू रिस्ट्रेन लोअर कोर्ट फ्रॉम असर्पिंग, असर्पिंग मतलब छीन लेना जिसमें आपका हक नहीं है, असर्पिंग जुरिस्डिक्शन और ओवर स्टेपिंग देयर जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए कि कोई कोर्ट अपना दायरा लांग करके कुछ जो है, मान लीजिए कलकत्ता का हाई कोर्ट जो है मद्रास के बारे में कोई डिसीजन देने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बोलेगा रुक जाओ, तुम रोक दो उस मतलब अपने डिसीजन को। ये प्रोविजन है। सर्ट्यूरिटी ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट को बोलेगा कि भाई मुझे लगता है कि तुम इसमें ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम अपना ये केस हमको ट्रांसफर कर दो, हमें इस पे फाइनल लुक लेना चाहते हैं, हम उसको कुछ करेक्ट करना चाहते हैं। तो इस टाइप का जब हायर कोर्ट मंगवा लेता है अपने यहाँ केसेस को करेक्ट करने के लिए या एक रिलुक करने के लिए, उसको सर्ट्यूरिटी बोलते हैं। तो प्रीरोगेटिव रिट विच ऑर्डर्स द रिमूवल ऑफ ए सूट फ्रॉम एन इंफीरियर कोर्ट टू ए हायर कोर्ट, मतलब वहां से हटा के अपने पास ले लेता है, ये है। तो इसका सही आंसर है ए। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है सर्ट्यूरी में। और ये जो है, ये जो मैंने बोला ये प्रोहिबिशन है। तो ये इसको, और इसमें और कुछ को देखिए तो क्यू वारंटो और मंडोमस को भी लिखा हुआ, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आर्टिकल 2930 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक ग्रुप एंड कल्चरल एजुकेशनल राइट है, ये ग्रुप को मिलता है। इसमें जो है माइनॉरिटी को अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का, सरकार से अनुदान प्राप्त करने का बिना किसी भेदभाव के, ये सब राइट है, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का, इसलिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है ये। प्रोविजन विथ रिगार्ड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेंड। अब ये थोड़ा सा बदमाशी वाला है, क्योंकि आपको ये जरूर पूछना चाहिए कि किस आर्टिकल में अमेंडमेंट का प्रोविजन है। ये है आर्टिकल 368। लेकिन यदि यहाँ पे कोई बोले कि किस पार्ट में है, तो ये वैसे पार्ट 20 में है। मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में ये सब उठपटांग चीजें भरने की कोशिश की है, यदि वो आप वहां से पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट 20 AIADMK स्टैंड फॉर। अब ये थोड़ा ये जो क्वेश्चन सेटर है बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ह्यूमरस और अच्छा आदमी है, मैं ये कहूंगा, जिसने भी कंपाइल किया। ये ना हमेशा नॉर्थ इंडियन को ये प्रॉब्लम होती है कि इसका पूरा नाम क्या है। यदि आप, मैं चैलेंज करता हूं कि जो कमल हसन ने जो पार्टी बनाया है उसका पूरा नाम अभी भी आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो AIDMK जो है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। इसका सही नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कज़गम। अब यहाँ पे ये है कि मुनेत्रा कज़गम का मीनिंग क्या है, मैंने आपके लिए केवल इंटरेस्ट मुझे आया कि क्या है। तो ये एक तरह का ना डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को बोलते हैं वहां पे, मतलब कि विकास परिषद है एक तरह का, द्रविड़ के विकास का परिषद है वो। और अन्ना इसमें इसलिए आता है कि अन्ना दुरई ने DMK की स्थापना की थी। तो यहाँ मैंने लिखा भी है इसका कैसे कैसे बना है ये। इसकी शुरुआत होती है, थोड़ी हिस्ट्री पे चले तो जो पेरियार हैं, जो रामास्वामी नायकर जो हैं, जो साउथ के मतलब कि बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के चैंपियन हैं, आप कह सकते हैं साउथ के अंबेडकर जी। तो उन्होंने जो है वो जस्टिस पार्टी बनाई थी। बाद में उन्होंने जो है DK की स्थापना की, द्रविड़ा कज़गम का मतलब विकास परिषद। वो टूट करके जो है अन्ना दुरई ने जो है उसको कब बनाया, आप यहाँ देख सकते हैं। CN अन्ना दुरई ने 1949 में जो है जस्टिस पार्टी से एक टूट करके उन्होंने द्रविड़ कज़गम बनाया। सॉरी, मतलब DK जो है वो जस्टिस पार्टी तो रामास्वामी का था, लेकिन द्रविड़ कज़गम जो है वो CN अन्ना दुरई ने बनाया। अब ये DK जो है बाद में DMK में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद नहीं, यहाँ पे सही लिखा है, सॉरी, वही मैं कंफ्यूज कर था। DMK जो है वो अन्ना दुरई ने बनाया। DK जो है ये रामास्वामी जी की, जो पेरियार की ओरिजिनल थी। और DK खुद जो है वो जस्टिस पार्टी से बना था। तो ये सब चीजों को आप मतलब थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, कहीं कहीं काम आ जाएगा। अब DMK जो है, जिसके करुणानिधि इतने बड़े लीडर थे जिनका देहांत कुछ समय पहले हुआ, अभी उसी का शासन है तमिलनाडु में, तब उनके जो बेटे हैं स्टालिन वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। तो DMK 1949 में बना। ये भी भाई कई बार क्वेश्चन पूछा था, CN अन्ना दुरई, तो वही अन्ना नाम यहाँ आ रहा है। बाद में MG रामचंद्रन ने DMK को भी तोड़ दिया और अपनी पार्टी अलग बना ली 1972 में। वो फिल्म के एक्टर थे MGR, बहुत फेमस, तो उन्होंने अपना नाम रखा ऑल इंडिया अन्ना DMK। और जो DMK ओरिजिनल बच गया वो करुणानिधि की पार्टी हो गई। तो इस तरह DMK AIDMK एक वहां पे पॉलिटिक्स चली। तो इसका सही नाम जो है ये है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेट कज़गम। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना, ये तो
कोई भी जानता है, इवन क्लास 10 का स्टूडेंट के 1985 में बना। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया, आप पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ी देर हो रही है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। कौन इसके संस्थापक थे, कौन पहले चेयरमैन थे, कहाँ हुआ था, कितने डेलीगेट, ये सब सब पूछा जाता है, आप जान लीजिए। सिविल सर्विसेज में मैंने ये भी क्वेश्चन देखा है कि कितने डेलीगेट थे जो पहला मीटिंग हुआ था, किस स्कूल में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ। द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर रूलर, मतलब फिलोसोफर किंग, ये किसने दिया? अब ये तो मतलब यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप जोर से चिल्ला के बोलेंगे प्लेटो, प्लेटो के आइडियल स्टेट में। अब आइए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द थ्योरी ऑफ 3 क्लासेस एंड 3 सोल इज एसोसिएटेड विथ, ये भी आप जोर से चिल्ला के बोलेंगे भाई 3 क्लासेस और 3 सोल, प्लेटो, प्लेटो। कि 3 पार्ट ऑफ सोल क्या था? रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट। और 3 क्लास क्या था? जो रीजन से गाइडेड है क्लास, वो क्लास हो गया फिलोसफर किंग। जो स्पिरिट से गाइडेड है वो सोल्जर या ऑक्सिलरी। और जो एपेटाइट मतलब जो जो दैहिक मतलब जो होती है, मतलब अच्छा खाना पीना सोना कपड़े, मेटेरियलिस्टिक जो डिजायर होती है उसको एपेटाइट बोलते हैं। तो जो उससे जो गाइडेड होते हैं वो प्रोड्यूसर क्लास, नॉर्मल जो जो आम इंसान जो है वो होंगे, प्लेटो। जस्टिस फॉर एरिस्टोटल वॉज, ये तो मैंने पढ़ाया है आपको, वो जस्टिस को एक वर्च्यू मानते हैं। जिस तरह से कि आपका टेम्परेंस होता है, करेज होता है, उस टाइप के एक वर्च्यू है इंडिविजुअल का भी और सोसाइटी का भी। तो कंप्लीट वर्च्यू उसको मानते हैं, मतलब उसमें सब कुछ निहित है। लेकिन ये एब्सल्यूट नहीं है, मतलब कि वो रिलेटिव है। मतलब कि आप जो जस्टिस करेंगे वो आप अपने जो अगल बगल के लोग हैं उस पर कैसे लागू होगा, उसके रिलेशन में लागू होगा। कोई ये हवा में एब्सल्यूट टाइप का नहीं होता है। तो जस्टिस इज ए कंप्लीट वर्च्यू बट नॉट एब्सल्यूट, ये एरिस्टोटल का कथन है। फॉर थॉम, अब ये क्वेश्चन में तो मैं भी कंफ्यूज हुआ हूं। अब अगेन वो एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसका कोई डेफिनेटिव आंसर मुश्किल है, इन्होंने अच्छे से नहीं बनाया इसको। फॉर थॉमस हॉब्स द 2 फंडामेंटल ह्यूमन मोटिवेशंस वेयर। अब देखिए थॉमस हॉब मैंने आपको पढ़ाया है, हॉब्स का कहना है कि जो 2 फंडामेंटल मोटिव्स जो है ना, बेसिकली वो क्या है? जॉय है, सॉरो है, ऐसे कह सकते हैं आप। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि जिसको उन्होंने बोला कि एपेटाइट एंड एवर्सन, मतलब एक चीज से हमको लगाव होता है, हमको देख के अच्छा लगता है, और दूसरा हम उससे बचना चाहते हैं। ये दो फीलिंग होती है हमारी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मैन परसू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट रिलेंटलेसली, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो वही हमारे लिए सबसे बड़ा डिजायर है। और मैकेनिकली अवॉइडिंग पेन एंड परसुइंग प्लेजर, तो जो मैंने आपको कहा कि हम हमेशा प्लेजर खोजना चाहते हैं, इसको हेडोनिस्टिक का प्रिंसिपल कह सकते हैं, और पेन से बचना चाहते हैं। जो भी चीज हमको पेन देता है उससे हम उसको हम अवॉइड करते हैं, और जो हमको प्लेजर देता है हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और इसके अलावा जो है हम सेल्फ इंटरेस्ट। अब इन सब की बातों से क्या निकल के आता है? जॉय सॉरो भी हो सकता है, फियर एंड सेल्फ इंटरेस्ट भी है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट है। फियर एंड सॉरो तो नहीं है, ड्राई एंड। तो ये दोनों में मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सेफ के लिए आप फियर एंड सेल्फ इंटरेस्ट आप मार सकते हैं, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस ऑप्शन। इसमें भी कुछ उस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, केवल इसलिए कि ऑप्शन इस टाइप से बनाए गए हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन वैसा नहीं है। 45, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेकंड ट्रीटीज ऑफ जॉन लॉक। जॉन लॉक ने जो ये बुक लिखा जिसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था 1688 में, 89 भी कई लोग कहते हैं, वो इसका जो है बैकग्राउंड था। और उसी को जस्टिफाई करने के लिए, जहां पार्लियामेंट सर्वोच्च हो गया था मोनार्क के ऊपर में, मोनार्क जो है ट्यूटलर रह गया था इंग्लैंड में, उसको एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए कई लोग कहते हैं कि जॉन लॉक ने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब ये वो क्वेश्चन है जहां पे कि आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं मेरे साथ। फॉर विच पॉलिटिकल फिलोसफर फ्रीडम वाज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज हिज ऑटोनॉमी। ये तो रूसो ने भी कहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब वो बोलता है कि ऑटोनॉमी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में है, जिसको कि आप सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ डायरेक्शन, आप कह सकते हैं कि आप अपनी खुद मर्जी के मालिक हैं, मतलब विल अपना खुद बना सकते हैं। तो उनका कहना था कि जो जनरल विल होता है, जो वो आपके हायर सेल्फ से जब गाइडेड आप होते हैं और समाज में मिल करके जब आप विल बनाते हैं, मतलब विल मतलब क्या है, क्या करना चाहिए, डिसीजन लेते हैं, वो जनरल विल है। तो आप जो है ऑटोनॉमी अपना शो करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, और वही फ्रीडम है। मतलब और वो फ्रीडम को उन्होंने कहा था कि जनरल विल से जो लॉ निकलती है उसको यदि आप ओबे करते हैं तो आप फ्री होते हैं। तो इसलिए रूसो यहाँ कह सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो मतलब हॉब्स भी कुछ इस टाइप की बातें करते हैं, लॉक भी, लेकिन मेरे अनुसार से सबसे जो ज्यादा करीबी आंसर है वो
रूसो है, और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्शन है मतलब लिबर्टी का। द फॉलो, ये भी एक उस टाइप का ही क्वेश्चन है लेकिन उतना नहीं अर्बिट है। द फॉलोइंग फिलोसफर मेड हैप्पीनेस एंड द डिग्निटी ऑफ मैन एंड नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर द चीफ एंड ऑफ लाइफ। ये तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सही है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ही होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने जो है वो जो हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल थी यूटिलिटेरियनिज्म की कि प्लेजर और पेन, उसको उन्होंने एक अलग ट्विस्ट दिया। उन्होंने कहा कि प्लेजर भी दो टाइप की है, एक जो है हायर प्लेजर जो हैप्पीनेस है एक्चुअल में, जो मेंटल है, जैसे आप, जैसे मैं अभी और आप जो काम कर रहे हैं, ये इससे जो हैप्पीनेस मिल रही है वो, मतलब जो प्लेजर मिल रही है वो रियल हैप्पीनेस है, वो मतलब कि वर्थ वाइल करना है। और यदि मान लीजिए आप जैसे एक पिक्चर देख करके, या मान लीजिए आप कोई अच्छा खाना खा करके जो आप प्लेजर लेते हैं वो लोअर प्लेजर है। तो उस टाइप की उन्होंने जो बात की थी जॉन स्टुअर्ट मिल ने की थी। लेकिन अगेन मतलब ये मत समझिए कि डेफिनेटिव आंसर है कुछ भी। अब ये कह सकते हैं कि नहीं इन्होंने जो है जॉन लॉक तो मुझे नहीं लगता है कि कह सकते हैं कि जेम्स मिल तो इनके फादर थे, नहीं कह सकते। जॉन द बैप्टिस्ट कह नहीं सकते, ये तो क्रिश्चियन ये थे। तो मुझे लगता है जॉन स्टुअर्ट मिल के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे एक और जो कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं और आपको भी शायद कंफ्यूजन होगा कि ये वर्ड ही क्या है, प्रैक्सिस। ये अच्छा है कि यहाँ पे आप जान जाइए, आपको पॉलिटिकल साइंस में कई जगह काम आएगा। कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस। प्रैक्सिस का मतलब होता है प्रैक्टिस, एक्शन, प्रैक्टिकल। मतलब थ्योरी का उल्टा है प्रैक्सिस। मतलब एक तो थ्योरी है और दूसरा जो आप एक्चुअल करते हैं, जो जो आप एक्शन लेते हैं, वो जो है एक्ट आपका जो है वो प्रैक्सिस हो जाता है। तो ये जो इनका थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस जो है बेसिकली ये यहाँ पे निहित है जो वो कहते हैं, मैंने लिख दिया है। द क्वेश्चन वेदर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन थिंकिंग इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ थ्योरी। मतलब ये जो थ्योरी या कंटेम्पलेशन फिलॉसफी से आप ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं जान सकते दुनिया का, बट इट इज ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्सिस है बेसिकली ये। इन प्रैक्टिस मैन मस्ट प्रूव द ट्रूथ, दैट इज द रियलिटी एंड पावर ऑफ हिज थिंकिंग। मतलब जो आप सोचते हैं वो सोचने थोड़ी होगा, उसको आपको एक्चुअल करके देखना होगा कि क्या ट्रूथ है, और जो आप कर पाते हैं, जो रियलाइज कर पाते हैं, वही ट्रूथ है। अगेन वो मेटेरियलिस्टिक जिसका व्यू बोलते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। अब ये मतलब ये आप इतना आसान नहीं जिसमें मैंने जंप करके कह दिया है, आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जब आप इसका पूरा समझेंगे तो यही एक ऑप्शन ठीक बैठता है। अगेन ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है इसलिए कि ऑप्शन उन्होंने ऐसा बनाया है, बाकी कुछ चूंकि बकवास इन्होंने ऑप्शन दिए हैं इसलिए कट जाते हैं इसमें। Which of the following can be argued to be the causes of the origin of First World War? ये अपने आप में ये बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड वॉर के क्या है। मैंने आपको बताया भी है, यहाँ कारण है, यहाँ पे कंसिक्वेंस है, बहुत आसान है। लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की है, उतना नहीं कर पाए हैं मेरे हिसाब से। अभी चूंकि लेट हो रहा है, आप सीधा इसको देख लीजिए। ये है, ये सब बेसिकली नेशनलिज्म जो है वो बहुत बड़ी फैक्टर थी। जर्मनी और इटली यूनिफाई हुआ था, वो ओत प्रोत था नेशनलिज्म से, और उससे इंपेरियलिज्म, क्योंकि अफ्रीका का स्क्रैम्बल हुआ था और जर्मनी को लगता था, इटली को लगता था कि वो उस रेस में छूट गए हैं। फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड आगे बढ़ गए हैं, और यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ हो गया था। फ्रांस उतना स्ट्रांग नहीं रह गया था और जर्मनी बहुत पावरफुल, जर्मनी इटली पावरफुल होते जा रहे थे, लेकिन उन लोगों को उस तरह से हिस्सा नहीं मिला था, ये जो बूटी जो कॉलोनियलिज्म का था। तो इसलिए यही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कंसिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो इसमें आप देखिएगा तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टूट के बिखर गया, ओटोमन एम्पायर तो पूरा जो मुस्लिम एम्पायर था वो बिखर गया, जार जो है रसिया में वो पूरा मतलब ओवरथ्रो हो गया, वहां पे कम्युनिस्ट आ गए। लेकिन ये सही नहीं है, वीकनिंग ऑफ फ्रेंच एम्पायर, इनफैक्ट एम्पायर रहा भी नहीं, हो तो रिपब्लिक हो गया था बहुत पहले ही। तो इसलिए सही इसमें आंसर है डी। इसमें भी कुछ कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे आप नंबर पे मत जाइएगा, इसको आप 51 पढ़ सकते हैं, इसको 52, क्योंकि ये अलग अलग जगह से मैंने कॉपी की है, उसमें सेट अलग अलग थे। तो द ग्रेट इंटर वॉर डिप्रेशन लेड टू। अब ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, कहानी आगे बढ़ रही है, सेटर आपको एक तरह से ले चल रहा है, जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे स्टेप्ड हैं। तो 1929 में आप कह लीजिए ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ, इससे बड़ा अभी तक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आया नहीं, उसके बाद से 2008 में आया ना। तो वहां पे हुआ क्या था, उससे हुआ क्या क्या, अगेन ये पूरा पढ़िएगा तो इसमें आपको कंफ्यूज होने के पूरे पूरे चांस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो है
जर्मन स्ट्रेंथ काफी बढ़ा क्योंकि वहां पे फासिज्म से जो है हिटलर ने बहुत ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में बहुत प्रोडक्शन अपना बढ़ाया। फ्रांस बहुत कमजोर हो गया और यूनाइटेड स्टेट इसके बावजूद कि उसको बहुत हार्म हुआ लेकिन वो एक बहुत स्ट्रांग, क्योंकि वहां पे न्यू डील रूजवेल्ट दे के आया और बहुत स्ट्रांग हो गया। इसलिए सही आंसर यही होना चाहिए। Which of the following cannot be considered a feature of Nazism and Fascism? ये अगेन बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से सभी कुछ उसके फीचर हैं, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी को आप थोड़ा सा दरकिनार कर सकते हैं। वैसे तो वो था कि हमको टेरिटरी बढ़ानी है। कोई प्राइवेट स्फेयर तो रहने नहीं दिया, पूरा टोटलिटेरियन स्टेट था, स्टेट हर जगह घुस गया। अभी जो आपने मैंने बताया था ना कि स्टेट और सिविल सोसाइटी का जो दायरा है वो बिल्कुल जो है वो टूट गया और वो खत्म हो गया। लिमिटेशन राइट तो कुछ रहा नहीं, कोई लिमिटेशन ऑफ राइट जो है, राइट मतलब बहुत राइट्स बहुत लिमिटेड हो गए। और सोशल डार्विनिज्म जो है वो भी था। सोशल डार्विनिज्म क्या होता है कि जो सोशली फिट है जो रेस उसको सेलेक्ट कर लेगी सोसाइटी और बाकी को जो है खत्म हो जाना चाहिए। तो उस टाइप की जो है वो हुआ भी, जो वहां पे एक रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, रेशियल प्यूरिटी। तो इसलिए कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप ए के साथ जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी व्यूड एज बीइंग इनकम्पेटेबल विद, ये बहुत आसान है। यूनाइटेड नेशन क्यों कोलोनियलिज्म को जो है प्रश्रय देगा? बाकी तो सब ठीक है, लिबरलिज्म, बैलेंस ऑफ पावर, बायलैटरल ट्रीटी, ये सब सही है, लेकिन ये कोलोनियलिज्म को क्यों जो है वो कंपेटेबल होगा? इसलिए सही आंसर ए होना चाहिए। इसको आप 54 कर लीजिए, 55 कर लीजिए, 56 कर लीजिए। द स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, ये मैंने बस 2 ही 3 दिन पहले आपको बताया है। जामिया इसको रिपीट कर रहा है। आप देखिए रिपीट क्वेश्चन को गौर कीजिए। ये जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव जो है इसका नाम स्टार वॉर दिया गया था। ये जो है स्पेस में ही, जैसे कि यूएस ने ये सोचा, एक टेक्नोलॉजी बनाई कि यदि मिसाइल का अटैक होगा ना तो हम आसमान में ही उसको खत्म कर देंगे। तो ये था, आसमान मतलब स्पेस कह लीजिए। तो ये था स्पेस बेस्ड डिफेंस अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल, स्टार वॉर। What was the primary focus of Mikhail Gorbachev's domestic policy for communist Russia? ये मैंने आपको बताया है कि उन्होंने दो पॉलिसी लाए। एक पॉलिटिकल फील्ड में था ग्लासनोस्त, रशियन वर्ड है, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जिसको रशियन वर्ड में प्रेस्ट्रोइका उन्होंने बोला। तो ये वही यहाँ पे लिखा है, पॉलिटिकल ओपननेस मतलब ग्लासनोस्त एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग मतलब प्रेस्ट्रोइका है। बाकी कोई ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ये आसान होना चाहिए आपके लिए क्योंकि मैंने भी इसको पढ़ा है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? तो ये अगेन देखिए ये सब रिपीटेड है, मैं टिप्स आपको देते जा रहा हूँ। रियलिज्म है, नियो रियलिज्म है, या कंस्ट्रक्टिविज्म है, इंटरनेशनल जो इंग्लिश स्कूल जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी जो बोलते हैं आईआर में वो है। इन सबको ये पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने एग्जामिनेशन गाइड में इसको एक एक टेबल बना बना करके दे दिया है सब कुछ। तो इसमें यदि आप देखेंगे कि रियलिस्ट थ्योरी में 3S होते हैं। एक है स्टैटिज्म, एक है सेल्फ हेल्प और तीसरा है सर्वाइवल। अब इसको इन्होंने इधर उधर करके दे दिया है, तो इसमें से दो यहाँ पे है, स्टैटिज्म एंड सर्वाइवल। तो यही सही है, बाकी ठीक नहीं है। स्टैटिज्म मतलब क्या होता है? स्टेट जो है वो प्राइमरी एक्टर है, पहला। सर्वाइवल क्या है? एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर है भाई, कोई बचाने वाला नहीं है, आपको खुद अपना हेल्प करना है, सेल्फ हेल्प, और अपने को सरवाइव करना है। इसीलिए अपनी पावर और अपना मिलिट्री और बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रांग रखो जिससे तुम अपने को सरवाइव कर सको। इसको आप 57 कर सकते हैं, 58, 59। द एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम एंड क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी, अगेन हम आगे बढ़ रहे हैं आईआर में। एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर है और क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय ए बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। विच आईआर स्कॉलर थियोराइज दिस? मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये एस्से थी स्टेबिलिटी ऑफ ए बाइपोलर वर्ल्ड, केनेथ वॉल्ज का। तो केनेथ वॉल्ज ने ये कहा था कि सबसे जो स्टेबल वर्ल्ड हो सकता है वो जैसे कोल्ड वॉर में रहा, दो बायपोलर ताकत, दो सुपर पावर, वो सबसे अच्छी स्थिति है दुनिया में शांति के लिए, रियलिस्ट अप्रोच के अनुसार। इसलिए केनेथ वॉल्ज है। Which of the following can be considered to be the feature of liberal theory of? अब देखिए रियलिज्म पे दो क्वेश्चन पूछ दिया, अब लिबरलिज्म पे जो है जा रहे हैं। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए केनेथ वॉल जो है नियो रियलिज्म के जनक थे। अब लिबरल थ्योरी में यदि आप देखें तो यहाँ पे क्या क्या है, इसमें से आप यदि देखेंगे तो
अभी मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, फ्री ट्रेड एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये सबसे सही इसमें आंसर है, बाकी इसमें नहीं है, क्योंकि स्टैटिज्म ये मानता नहीं है, बैलेंस ऑफ पावर कोई ज्यादा नहीं, आर्म रेस नहीं हो सकता है, पावर स्टैटिज्म नहीं हो सकता है, तो एक ही बच जाता है। द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, अब देखिए इससे भी, जब ये नियो, वहां पे रियलिज्म पूछा, नियो रियलिज्म, यहाँ लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, कितना मतलब ये आपको एक स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा है। ही इज अ वेरी गुड सेटर जिसने भी इस पेपर को सेट किया है। द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता है कि ये नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये जोसेफ नोए एंड कोहेन ने जो है ये दिया था कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। फंक्शनल इंटीग्रेशन जो है मैचेरनी ने दिया था, तो वो भी मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत। स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है ये केनेथ वॉल्ज ने जो दिया था, जिसको कि नियो रियलिज्म बोलते हैं, उसी को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं। ये तो रिपीटेड है, इसको हटा दीजिए, इसको आप जो है 60 कह सकते हैं, 61 कह सकते हैं। इमैनुअल वॉलस्टीन का नाम आते ही आपको वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी याद आना चाहिए, इसके साथ ही आपको कोर पेरिफेरी याद आना चाहिए। यदि ये याद आता है तो आप एकदम ट्रैक पे हैं। तो आप वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, द बेसिक premise of अलेक्जेंडर वैंड्स थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, मैंने आपको बताया कि ये भी आईआर के बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में इस पे अच्छा खासा एक टेबल पे दिया हुआ है। कंस्ट्रक्टिविज्म, निकोलस ऑनेफ भी इसके एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट रहे हैं, और भी लोगों का मैंने नाम दिया है। बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलती है आईआर में, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का शॉर्ट फॉर्म है। ये कहती है कि जो एक स्टेट है, इंडिया है, तो उसका जो बिहेवियर होता है इंटरनेशनल एरिना में, वो अपने को, वो जो आइडेंटिटी, वो क्या सोचता है, वो किस टाइप का नेशन है, अपनी जो आइडेंटिटी फ्रेम करता है, उससे ही उसका नेशनल इंटरेस्ट भी जो है गाइडेड होता है। और आइडेंटिटी जो है एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, ये कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है कि इंडिया एक शांति प्रिय देश है, ओल्ड सिविलाइजेशन है। ये आप एक फॉर्म करते हो अपनी आइडेंटिटी, जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है अपनी जो आइडेंटिटी फ्रेम करता है, वो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। जैसा आप सोच लेते हैं कि आप लड़ाकू हैं और आप ऐसे ही हमेशा सोचते हैं, तो आप वैसे ही बिहेव करने लगते हैं, आपकी आइडेंटिटी वैसी बन जाती है। एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, लोग भी आपका इमेज वैसा बना देते हैं। तो ये है। अब यहाँ पे इस इतना जानने के बाद भी इसमें देखेंगे तो मैटेरियलिज्म तो बिल्कुल आप निगेट कर सकते हैं, बिहेवियरलिज्म भी कह सकते हैं, और स्ट्रक्चर एजेंट रिलेशन भी कह सकते हैं, रिलेटिव पावर पोजिशन नहीं। अब इसमें जितना भी जाइए, हो सकता है कि बिहेवियरलिज्म, लेकिन बिहेवियरलिज्म का जो रियल मीनिंग जो है वो एक अलग आता है, जहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअल जो कैसे बिहेव करता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद आप इसी पे जाएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शंस नहीं है। अब यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, 63 ऐसे सपोज कर लीजिएगा जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एम ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये तो आसान है, क्योंकि इसमें आप जब चारों पढ़ेंगे ना तो आप बोलेंगे एक तो है ही नहीं बिना जाने हुए। टू मेंटेन इंडियाज हार्ड वॉन फ्रीडम, यस। टू मैक्सिमाइज इंडियाज इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड, यस। टू डाइवर्सिफाई इंडियाज इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यस। टू इस्टेब्लिश हेजोमनी इन साउथ एशिया, क्यों ऐसा गंदा वर्ड लिखेंगे, इतना निगेटिव, हेजोमनी तो निगेटिव है, क्यों हेजोमनी के लिए हम नाम लाएंगे, तो ये नहीं होगा। द गुजराल डॉक्ट्राइन, ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, जामिया का भी ये फेवरेट है, कई का भी। गुजराल डॉक्ट्राइन ये था, बेसिकली गुजराल का ये कहना था कि भाई देखो, साउथ एशिया में ये जो जितने कंट्री सार्क के हैं ना, ये हमसे डरते हैं, क्योंकि हम इनके लिए जो एकदम एक बहुत बड़े बिग पावर हैं। तो इसके आसपास जो छोटे स्टेट है ना, हमको उनसे बराबरी नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत बड़ा बिग ब्रदर क्या होता है, बहुत सारा कंसेशन देता है अपने छोटे को, तो वैसा हमको रखना चाहिए, तब पीस होगा। ये नहीं कि टिट फॉर टैट, तुम मुझे आंख दिखाओगे मैं तुम्हें आंख दिखाऊंगा, तुम मुझे 5 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूं, नो। तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन, इसलिए इंडिया टेकिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस इन द नेबरहुड, यही इनका डॉक्ट्रिन था, बाकी सब नहीं है। अंडर विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज ए रैप्रोचमेंट विथ चाइना इनिशिएटेड, देखिए चाइना के साथ नेहरू जी का तो हो ही नहीं सकता, उनका तो पंगा हो गया 1962 में, ऐसा खराब हो गया। उसके बाद 20 साल तक एक फ्रीज रहा रिलेशन, लेकिन जब राजीव गांधी आए तो कई मायने में वो विजनरी थे। उन्होंने तो समझिए श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए अपनी जान दे दी, पंजाब में जो उन्होंने पंजाब अकॉर्ड किया, असम अकॉर्ड किया, उसको सक्सेसफुली सॉल्व किया, लालडेंगा के साथ मिजोरम अकॉर्ड किया, तो वो शांति के दूत जैसे एक तरह से थे। 1-2 साल में उन्होंने, मतलब उनका ये था कि जितने हमारे पुराने नॉट हैं,
जो हमको रोकते हैं आगे बढ़ने से, उन सबको सुलझा लें, क्या होगा मिलजुल करके। और हमें लगता है कि यदि उस टाइप की सोच होती तो शायद कश्मीर का भी मुद्दा हम लोग उसको सेटल कर पाते, जो भी हमारे लिए बेस्ट होता। तो राजीव गांधी के टाइम में हुआ था वो 1988 में चाइना गए थे, जो कि किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का 20 साल के बाद पहला ऐसा था। इसमें भी कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये सेटर ने क्या किया, ये बहुत इंथुजिस्टिक सेटर है, तो इसने कुछ क्वेश्चन में इतनी घुमाने की कोशिश की है ऑप्शन में कि वो मतलब फॉर हिम इट इज गुड बट फॉर स्टूडेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट। और उन्होंने अपना कुछ सोच के बनाया होगा कि हाँ यही आंसर सही होगा, क्योंकि कोई उसका डेफिनेट आंसर तो हो नहीं सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं ये सब नंबरिंग को आप ध्यान मत दीजिएगा, आप खुद काउंट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिड नॉट इम्पैक्ट इंडियाज कोल्ड वॉर फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसमें देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम में हम लोग जो है अमेरिका से बहुत अलग हो गए थे। आपको पता है हम लोग रसिया की तरफ चले गए थे, एक तरह से नाम के मतलब संस्थापक होते हुए भी नॉन अलाइंड हम रह नहीं पाए थे। तो इसमें जो है कौन फैक्टर नहीं है, देखिए डिफरिंग वर्ल्ड व्यू तो था फैक्टर, एसिमेट्रीज ऑफ पावर भी था, हमारे और अमेरिका के बीच में तो था ही, और पुअर इंटरेक्शन भी उस समय हमारा बहुत अच्छा जो है ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी नहीं था। लेकिन निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड जितना मैं समझ पाया और जो मैंने पढ़ा भी है, इंडिया का ट्रेड बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहा है, मतलब हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है कम इंपोर्ट किया है, इसलिए ये शायद नहीं है मेरे अनुसार से। इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स श्रीलंका हैज बीन गाइडेड बाय, ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि श्रीलंका में जो तमिल रहते हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और हमेशा हमारे फॉरेन रिलेशन में वो कंपोनेंट रहा है, उसी के चलते राजीव गांधी जी को अपना जान भी देना पड़ा था। तमिल सेंटिमेंट से हमारा फॉरेन पॉलिसी उनसे गाइडेड होता है। बाकी पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूजिंग ये भी है। इंडिया सपोर्ट टू द कंप्रीहेंसिव, ये तो सुपर कंफ्यूजिंग है। अब देखिए ये कहता है कि इंडिया ने कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी को सपोर्ट जो किया उसका मोटिवेशन क्या था। पहली बात तो मैं ये नहीं खोज पाया, और मैंने आपको जबकि पढ़ाया हुआ है न्यूक्लियर जो जो ट्रीटी एंड अदर, इंडिया सीटीबीटी को साइन नहीं किया है, ना ही इंडिया ने जो है एनपीटी को साइन किया है। ऐसे में वो सपोर्ट क्या कर रहा है आई डोंट नो। और यदि वो किसी टाइम में सपोर्ट करता भी था, मैंने नेट पे पढ़ने की कोशिश की, तो उस समय में कुछ था कि थोड़ा हो सकता है चाइना को कंस्ट्रेन करें, चाइना चूंकि बहुत आगे बढ़ रहा था, तो परहैप्स, बट मे नॉट। अब अगेन मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इंडियाज प्री लिबरलाइजेशन प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी वॉज गाइडेड बाय, अगेन ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आप जो सोचते हैं उसका आंसर हो सकता है, क्योंकि पुअर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये भी एक कारण था। कि हम मतलब रोकना चाहते थे, प्रोटेक्शनिस्ट मतलब क्या है, हम इंपोर्ट को रोक रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। उसका इनफैक्ट सबसे बड़ा कारण ये था कि फॉरेन एक्सचेंज की हमारे पास में उतनी कमी थी। तो ये मेरे हिसाब से मतलब फॉरेन एक्सचेंज का कमी होना शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये सब बहुत कोई बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इम्पैक्टिंग इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स ब्रिक, ये आसान है। ब्रिक्स के जो मेंबर हैं उसके साथ में जो हमारा नाता है उसमें स्पेस कंट्रोल का कोई मामला नहीं है, बाकी है सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उसमें। द प्राइमरी फैक्टर गाइडिंग इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स अफ्रीका इज, अगेन ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, सेटर महोदय जो सोचते हैं वो इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि बैंड वैगनिंग अगेंस्ट चाइना भी एक है, लेकिन इतना दूर तक हम नहीं सोचते। ये बैंड वैगन वर्ड का मतलब क्या होता है, एक फ्रेज है बैंड वैगन, मतलब ये होता है कि एक फिनोमेना जो सोशल मैकेनिज्म है, जहां पे कि सब कोई जो है एक ही गाड़ी में सवार होना चाहता है। जैसे अभी आप देख लीजिए कि सब कोई जो है वो वैक्सीनेशन ले रहा है, तो अब आप कोई रुकना नहीं चाहता है, सब लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, वैक्सीनेशन एक बैंड वैगन फिनोमेना हो गया। इसी तरह आधार कार्ड बनवाना बैंड वैगन हो गया। अभी क्या हो रहा है, चाइना जो है वो वहां पे इतना ल्योर कर रहा है अफ्रीकन को, कंट्री को लोन देके, अधिकतर वो पुअर कंट्री हैं, कि सब बैंड वैगन इफेक्ट हो रहा है, चलो चाइना की तरफ, चलो चाइना की तरफ, उसको रोकना, इतना दूर तक हम सोचते नहीं है। एग्री बिजनेस और कोलोनियलिज्म तो हमारा कोई इरादा नहीं है। बेसिकली हम लोग उनके रिसोर्स हमारा मेन फैक्टर है, ऑयल है नाइजीरिया जैसे में, कोल, नेचुरल रिसोर्स, उसका वो हमारा एक फैक्टर फॉरेन पॉलिसी में है, और शायद ये होना चाहिए लेकिन है कि नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूजिंग हो गया है। तो ए इसका मेरे अनुसार से शायद सेफ आंसर है। यहाँ भी अगेन कंटिन्यूड है बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का। इंडियाज रिलेशनशिप विथ यूरोपियन यूनियन इज स्ट्रेन्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा रिसर्च बता देता है कि देखिए हमारे
ईयू के साथ में हमारे नाते जो है ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लेके अब टेंस नहीं है। एक समय में था, लेकिन अमेरिका ज्यादा उसमें कूद फान करता था, तो ये नहीं है। क्लाइमेट चेंज में भी हम उतने उनसे बहुत अलग नहीं है। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में हम लोगों ने एनडीसी माना है। ग्लोबल गवर्नेंस में भी ठीक है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म में जो है हम लोगों के बीच में काफी दरार है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग नहीं कर पाए हैं ईयू के साथ बरसों से। तो मेरे अनुसार से इसका सही आंसर बी है। लेकिन टफ क्वेश्चन है। विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज बीन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग इंडिया? अगेन ये जो सेक्टर हैं, ये जो सोचते हैं वही इसका सही आंसर है। लेकिन मेरे अनुसार से फाइनेंस जो है उससे बढ़ के और क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के तुलना में फाइनेंस जो है, कि कैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज होगा, ट्रेड होगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट कहाँ होगा, वो हमारे फॉरेन पॉलिसी को सबसे। लेकिन ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। ये लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा अभी न्यूज में भी रहा है, ये आपको करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। वहां एक कॉरिडोर, ये असल में हुआ क्या है ना, कि कंट्री का तो बंटवारा हो गया, हम तो एक कंट्री थे। अब वहां पे सिख लोग तो पंजाब में रहते हैं, पंजाब उस साइड में भी इस साइड में भी। वहां एक बहुत पवित्र स्थल है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। अब वो पाकिस्तान में पड़ जाता है, इंडियन बॉर्डर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर। तो ये अब हुआ है, पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है कि एक कॉरिडोर बनेगा, मतलब कि एक मान लीजिए एक लेन है जिसमें कि बिना वीजा के जो है पंजाबी वहां जा सकते हैं इंडिया से। उसी तरह से कुछ यहाँ पे भी जो है, इस साइड में भी कुछ पवित्र स्थल उनके पड़ गए हैं इंडिया में, जो उधर के लोग आना चाहते हैं। तो ये होता है, मतलब जब दो कंट्री का बंटवारा होता है तो इसलिए ये पाकिस्तान इसका सही आंसर है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उदय का फुल फॉर्म क्या है? यूआईडीआई तो बहुत फेमस अभी हो गया, क्योंकि ये आधार देती है, आधार देने वाली संस्था। इसका पूरा नाम जो है ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तो सही है। यहाँ पे क्या किया, एविएशन बना दिया, यहाँ पे कुछ कुछ और लिख दिया। तो सही इसमें जो है बी है। इन्होंने बड़ी मेहनत से इसको तोड़ा मरोड़ा है, वही कंट्रोलर टाइप का करने की कोशिश की है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बॉडीज इज टास्क विथ एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानना चाहिए। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इसको पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, सीएसओ, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है। वही जो है हमारे जीडीपी और नेशनल इनकम इन सब का हिसाब किताब रखती है। विच सिटी हैज बीन एडजस्ट द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ स्वच्छ? अब तो ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वो उस समय का करंट इवेंट था। आजकल तो दूसरा कुछ और करंट इवेंट आएगा, मेरे वीडियो को आप देख लीजिए। लेकिन उस समय में इंदौर को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था। डब्ल्यू यहाँ छूट गया है। विच इंडियन पॉलिटिशियन हैज ऑथर्ड द बुक इंडिया इन डिस्ट्रेस? ये आपको जान के बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये ममता बनर्जी जी ने ये बुक लिखा है, इंडिया इन डिस्ट्रेस। 2019 में लिखा था, इसलिए करंट इवेंट का क्वेश्चन था। तो इससे क्या टिप्स मिलता है कि अभी यदि किसी पॉलिटिशियन ने कोई बुक लिखा है, या कोई इंडिया पे फेमस बुक लिखी गई है, मैंने पूरी कोशिश की है करंट इवेंट में सोच सोच करके बनाने की, और यदि आप सोच सकते हैं तो आपको कुछ शायद लड़ जाएगा। विच मूवी हैज बीन क्राउंड बेस्ट पिक्चर? ये सब मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि उस समय के ऑस्कर अवार्ड का है, ये सब भी उस समय के ऑस्कर का है। ये सब तो अब तो पूछा नहीं जाएगा, तो क्या इस पे डिस्कस करना। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन पे आ गए हैं, क्योंकि ये सेटर बहुत अच्छे हैं, तो ये आपको एक सिखा भी रहे हैं कि पॉलिटिकल का मीनिंग क्या होता है। पॉलिटिकल एक एग्जेक्टिव है, मैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। एनीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स इज पॉलिटिकल। और यदि हम द पॉलिटिकल कहें तो पूरी पॉलिटिक्स को हम द पॉलिटिकल कह सकते हैं, नाउन बन जाता है। जब एडजेक्टिव में द लगा देते हैं, द पॉलिटिकल, तो द पॉलिटिकल होते ही जो है ये क्या बन जाता है, द पॉलिटिकल होने से ये जो है नाउन बन जाता है। और ये नाउन का मतलब ये हो गया कि ये हो गई इक्विवेलेंट टू पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स हो गई। और सिंपल पॉलिटिकल होने पे एनीथिंग रिलेटेड टू, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू पॉलिटिशियन तो होगा नहीं, रिलेटेड टू प्राइवेट नहीं, ये रिलेटेड टू पब्लिक है। बेसिकली क्या है कि पॉलिटिकल का मतलब ये होता है जो पब्लिक डोमेन में हो, वो पॉलिटिकल है। व्हाट इज पॉलिटी? मैंने आपको कहा था कि इसकी डेफिनेशन आपको बहुत जल्द मिलेगी, इसलिए डिस्कस समय नहीं किए थे। पॉलिटी होल जो हम पॉलिटिकल अरेंजमेंट होती है, कैसे एक सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे पावर उसमें शेयर होती है, कैसे रिवार्ड ऑनर इसको बांटा जाता है, कैसे हम जो सोशल इशू को बातचीत डायलॉग से सुलझाते हैं, ये सब को पॉलिटी कहते हैं।
जैसे पॉलिटिक्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पॉलिटी, तो इट इज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू रेगुलेट होल कम्युनिटी, जो इसमें से जो सही आंसर है। अब पॉलिटी, एक और चीज आपको बताएं कि पॉलिटी नाम भी है, एरिस्टोटल ने जो 6 प्योर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें पॉलिटी उन्होंने दिया था, एक तरह का ऐसा जिसमें कई लोग रूल करते हैं कई लोगों के इंटरेस्ट में, अच्छा उन्होंने माना था। हु व्हाट डज द ग्रीक पोलिस स्टैंड फॉर, ये तो आप छूटते ही बोलेंगे सिटी स्टेट, जैसे कि एथेंस ये पोलिस था। एंड इंपेरिकल स्टेटमेंट, ये भी आप छूटते ही बोलेंगे कि इंपेरिकल वर्सेस नॉर्मेटिव, तो इंपेरिकल स्टेटमेंट कौन है, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो स्टेटमेंट है वो इंपेरिकल है, जहां की नॉर्मेटिव क्या होगा आगे है, इसलिए अभी डिस्कस नहीं करते हैं। अब यहाँ ये व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी, सब डेफिनेशन पे चल रहे हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से ये है ए ब्रांच ऑफ लर्निंग कंसर्न विथ मोरल एंड सबस्टैंटिव डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स। फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी वो है जो उस रियलिटी को देखने की कोशिश करती है स्पेकुलेशन से, मेंटल एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक रीजनिंग से, जो नॉर्मली आपको नहीं दिखता है, जो सामने ऑब्वियस है वो नहीं दिखता है, उसको फिलॉसफी कहते हैं। तो जब पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होगा, जब पॉलिटिक्स के फील्ड में हम ये देखना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसा है, जैसे कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल तो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो ऑफ कोर्स ये नॉर्मेटिव है ये। हाउ शुड वी डिफाइन पॉजिटिविज्म, अब देखिए पॉजिटिविज्म पे 2 क्वेश्चन है। पॉजिटिविज्म का एक तो सीधा मीनिंग होता है जो है वो पॉजिटिव, मतलब कि जैसा है। यदि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि 100 लोग को आप सर्वे करते हैं, उसमें 90 लोगों ने हमेशा लाइफ में झूठ जरूर बोला है, तो पॉजिटिविज्म के अनुसार ये होगा कि लोग झूठ बोलते हैं, ये पॉजिटिविज्म है। और नॉर्मेटिविज्म क्या हो जाएगी, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो पॉजिटिविज्म जो है, तो इसमें बेसिकली इसके जानने के बाद आप क्या देखेंगे, द व्यू दैट रिलाइज ऑन साइंटिफिक मेथड, क्योंकि आप मतलब ये नहीं है कि इफ्स एंड बट्स पे नहीं है। पॉजिटिविज्म का ये है कि एक्चुअल आप देखिए एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, जो हो रहा है, जो पाया जा रहा है, जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वही है, वही ट्रूथ है, ये पॉजिटिविज्म। मेंबर्स ऑफ वियना सर्कल आर एसोसिएटेड विथ विच स्कूल ऑफ थॉट, ये भी पॉजिटिविज्म से है, क्योंकि वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के जो हैं वो मतलब एक ग्रुप था वियना सर्कल कहते थे उसको, उसमें लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है, बेसिकली लॉजिकल पॉजिटिविज्म यह है कि सेंटेंस में 2 सेंटेंस आप लिखते हैं, वो जो है पॉजिटिविज्म को दर्शाता है। इसको और आगे पढ़ सकते हैं आप। The method of study which focus on the observation of the fact, again फिर empirical observation आ गई, तो ये जो क्या हो जाएगी, अनसाइंटिफिक मेथड तो होगा नहीं, साइंटिफिक मेथड होगा, नॉर्मेटिव हो नहीं सकता है, कंपैरेटिव, तो ये साइंटिफिक है या इंपेरिकल मेथड है। अब यहाँ आ गया कि इंपेरिकल है तो नॉर्मेटिव क्या है, वही मैं बोल रहा था, नॉर्मेटिव क्या है, नॉर्म, वैल्यू, इथिक्स, तो ये आउट टू कैसा होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव है। तो ये यहाँ पे है मेथड ऑफ स्टडी विच सीक्स टू डिटरमिन एज टू व्हाट वी ऑट टू डू, मतलब क्या करना चाहिए। और इंपेरिकल क्या है, क्या है। फिलोसॉफिकल, अब सब डेफिनेशन पे देखिए, ये सेटर इतना अच्छा है, मतलब इससे अच्छा पेपर जामिया मैंने अभी तक नहीं देखा था, जो कि आपको एक तरह से पढ़ा रहा है। यदि आप पास करें चाहे फेल करें, आप कुछ नॉलेज ले करके एग्जामिनेशन हॉल से जाएंगे। डिफाइन फिलोसॉफिकल मेथड, तो फिलोसफिकल मेथड जो मैंने आपको बताया है कि सिस्टम ऑफ थॉट बेस्ड ऑन लॉजिक टू अंडरस्टैंड थिंग्स बियॉन्ड द रियल्म ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो नॉर्मल नहीं दिखता है उसके आगे देखने का है। व्हाट कंप्राइजेज एन आइडियोलॉजी, अब यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी आपको मैंने इतनी बार बताया है, सब लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सब तो आइडियोलॉजी ही है। तो यहाँ पे लेकिन बहुत लिमिटेड इसका डेफिनेशन इन्होंने दिया है कि ए बॉडी ऑफ आइडियाज यूज टू डिफेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। आप जब पढ़ेंगे तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको और नहीं मिलेगा, जबकि आइडियोलॉजी इससे और भी व्यापक हो सकता था। मैकियावेली मैक्सिम, मैक्सिम क्या होता है, मतलब उनका एक तरह का क्रेडो या एक तरह का उनका नारा, एक तरह का उनका वचन, प्रवचन। तो वो जो है द पावर विच हैज ऑथोरिटी ओवर मैन, ये बेसिकली स्टेट के बारे में वो कहते हैं। ये पहले मतलब कि प्रोटो मॉडर्निस्ट या मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थे मैकियावेली, जिन्होंने स्टेट के बारे में डेफिनिट कहा था कि स्टेट वो है जिसका पावर, जिसको है पावर है मैन के ऊपर, मतलब वो पावर, सॉरी वो पावर जिसको ऑथोरिटी है इंडिविजुअल के ऊपर, वो स्टेट है।
जिसको कि बाद में मैक्स वेबर ने भी कहा कि स्टेट क्या है, जिसको कि एक फिक्स टेरिटरी में जो है मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस है। आगे मैंने हम यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है बेसिकली, ये मैक्स वेबर ने कहा था। यहाँ पे अब देखिए अगेन ये सेटर क्या करता है, जैसे उसने बर्लिन को पेरिस बनाया वैसे ही इसने मार्क्स वेबर कर दिया, कार्ल मार्क्स को वेबर से, यहाँ पे एंड्रयू लॉयड वेबर कर दिया। मतलब ये इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन जिसने भी इसको सेट किया। ए स्टेट इज ए ह्यूमन कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स या वायलेंस विद इन ए गिवन टेरिटरी। मैक्स वेबर, जरूर आपको ये याद रखना चाहिए, मोनोपोली ऑफ वायलेंस इन ए फिक्स्ड टेरिटरी डिफाइंस स्टेट एज पर मैक्स वेबर, वही वेबर जिन्होंने की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दिया है। What does the government represents in relation to the state? मैंने आपको अभी बहुत मिनट पहले जब शुरू किया था मैंने बताया था स्टेट एक अमूर्त इंस्टीट्यूशन है, मतलब इनविजिबल, इनटेंजिबल, दिखता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उसका जो मूर्त रूप है, टेंजिबल रूप है, इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग छू सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्टेट का टेंजिबल फॉर्म है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये है एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो स्टेट तो एक तरह का इंटेंजिबल है, तो ये आंसर सही है। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी डिनोट? अब इसको चारों को पढ़िएगा तो आप बोलेगा और कुछ हो ही नहीं सकता, इट इज अल्टीमेट पावर, और कुछ नहीं है, सबसर्विएंट, शेयर्ड, ओवरलैपिंग पावर नहीं है। सॉवरेनिटी मतलब अल्टीमेट सुपर पावर, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सोसाइटी, अब देखिए ये क्वेश्चन कितना वेग है। सोसाइटी इज ए सेकेंडरी एसोसिएशन, कैन नॉट एग्जिस्ट विद, अब देखिए इट इज ए सेकेंडरी एसोसिएशन, इस पे होल्ड ऑन, इस पे आते हैं। कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द स्टेट, ये कहना तो गलत है, सोसाइटी स्टेट से पहले है, स्टेट नहीं भी था तब भी सोसाइटी थी। प्राइमरी एसोसिएशन है कि नहीं, इस पे भी देखिए, इट इज ए टेम्पोररी एसोसिएशन तो है नहीं। तो प्राइमरी एसोसिएशन वो होता है, ये सब सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है। प्राइमरी एसोसिएशन वो होता है जो आपके जन्म से, ब्लड से, रिलेशन से आता है, लाइक फैमिली, किनशिप, जो आपके आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, जो फेस टू फेस रोज जो आपके जिससे आपका रिलेशन होता है, वो प्राइमरी एसोसिएशन है। फैमिली उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। सोसाइटी बेसिकली एक सेकेंडरी एसोसिएशन है। सोसाइटी के क्या आप मेंबर को जानते हैं? आप कभी जानते नहीं, रोड पे चल रहे हैं, अननोन आदमी है, आप एक ही सोसाइटी के पार्ट है लेकिन एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो ये एक सेकेंडरी एसोसिएशन है सोसाइटी। The social contract theorists claim the hypothetical condition in which people live before the formation of state। ये तो यदि आप दो बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पहले ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि स्टेट बनने से पहले, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो ओरिजिन ऑफ स्टेट की थ्योरी है, उसके पहले जो लोग बिना स्टेट के रहते तो उसको क्या कहा उन्होंने, उसको उन्होंने कहा इन द स्टेट ऑफ नेचर। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। Which 17th century philosopher equated civil society with political society? आपने अभी देखा, तीसरी बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक स्टेट है और एक जो है वो सिविल सोसाइटी है। अब ये है कि इन दोनों के बीच में एक फर्क है। पॉलिटिकल सोसाइटी का पार्ट जो है स्टेट है, सिविल सोसाइटी प्राइवेट डोमेन में आती है, लेकिन लॉक ने जो है, जॉन लॉक ने इन दोनों को लगभग एक ही माना था। उनका कहना था जब हम स्टेट ऑफ नेचर से निकल के आते हैं तो हम सिविल सोसाइटी बनाते हैं, और वही सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल कम्युनिटी बनती है, और वही पॉलिटिकल कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाती है, इसलिए दोनों को उन्होंने इक्वेट किया था। हेगल एसोसिएटेड सिविल सोसाइटी विथ, ये आप जब, मतलब हेगल को मैंने पढ़ाया नहीं अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो आप आसानी से कह सकते कि उन्होंने इसको कहा था यूनिवर्सल ईगोइज्म। मतलब बेसिकली यूनिवर्सल ईगोइज्म के, ईगोइज्म क्या होता है, सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं, कोई जो है दूसरे, अल्ट्रुइज्म जिसमें नहीं होती है, और यूनिवर्सल मतलब हर कोई ऐसा ही कर रहा है। तो सिविल सोसाइटी में यही हेगल का कहना था होता है। फैमिली में ऐसा नहीं होता है, फैमिली में एक दूसरे के लोग जो है जान देने के लिए उतावले होते हैं, इवन इंटरपर्सनल रिलेशन में, लव टाइप के रिलेशन में लोग एक दूसरे को जान देते हैं। लेकिन आप सिविल सोसाइटी में देखेंगे सब अपने अपने पीछे पड़ा रहता है, कोई मतलब दूसरे के लिए नहीं करना चाहता है। हेगल के अनुसार ये एक इशू है, इसलिए यूनिवर्सल इगोइज्म से ग्रसित होता है सिविल सोसाइटी। थैंक यू डियर स्टूडेंट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप जामिया के अलावा और कोई एग्जाम दे रहे हैं लाइक CUET या DUET या UGC नेट, तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूं, जिसमें कि ना केवल हर वीक में सैकड़ों क्वेश्चन मैं बना करके डिस्कस करता हूँ, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप समझिए कि पूरे 3 महीने का ये लगभग मैंने बनाया था मॉड्यूल, लेकिन आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो मैंने क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं, करीब 800 क्वेश्चन बनाए हैं, वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाते हैं, कभी भी आप ज्वाइन करें इस ग्रुप को।
ये टेलीग्राम चैनल पे बनाया गया है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ऑफ कोर्स ये पेड है बट नॉमिनल कॉस्ट पे, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि सारे मटेरियल यहाँ पे मेरे पूरे एग्जाम गाइड जो है मैंने फ्रीली यहाँ पे दिया, बिकॉज ये मेंबरशिप ग्रुप है। चूंकि आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका हक है कि जो एग्जामिनेशन रिसोर्सेज पॉल साइंस हेल्प के साइट पे अवेलेबल है वो आपको वहाँ पे मिले फ्री। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना नेम और टेलीग्राम मोबाइल नंबर जो है इस ईमेल आईडी पे लिखें, आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो इस पे आप रेज करें। यदि आपने इसमें इस पेपर में कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि उस पर आप ऐड कर सकते हैं, मैंने कहा है कि कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है तो आप प्लीज ऐड करें, मैं चेक करूंगा टाइम मिलने पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ। कोरोना अभी तक गया नहीं है, अपने को सेफ रखें, दूसरे को भी सेफ रखें, और बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग एक दो और पेपर पॉल साइंस का भी और पब्लिक एड दोनों के मैं खत्म करूंगा 5-5 पेपर। सो बाय एंड हैव ए गुड